तो कल जो भी हमने पढ़ा था उसका एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था आप बताओ। हम पॉलिटी पढ़ रहे थे और पॉलिटी का हमने जो पहला टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था संविधान सभा। जो भी हमने कल पढ़ा था उसका एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे वाली चीजों को हम पढ़ेंगे। तो संविधान सभा हमने शुरू करा था कहाँ से बताओ अब। 1922 से। 1922 में सबसे पहले किसका नाम आता है? महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी ने संविधान सभा बनाने के लिए तो कुछ खास बात नहीं बोली थी, बट इतनी बात बोली थी कि भारत का जो संविधान है वो भारतीयों द्वारा निर्मित होना चाहिए। और हमारे पेपर में स्टेटमेंट भी पूछे जाते हैं, क्या पता ऐसा स्टेटमेंट पूछ लिया जाए कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा निर्मित होना चाहिए, ये किसका कथन है, तो हम क्या बोलेंगे? महात्मा गांधी का। उसके बाद हमने एक और डेट पढ़ी होगी 1924। 1924 में हमने देखा था स्वराज पार्टी। अगर पेपर में क्वेश्चन बनता है कि पार्टी के तौर पे सबसे पहले किसने संविधान सभा की मांग करी थी, तो स्वराज पार्टी की। और प्रश्न ये बनता है कि स्वराज पार्टी खुद कब बनी थी, तो 1923 में। ये बात भी हम कल पढ़ चुके थे। और हमने यहाँ पे ये भी देखा होगा कि स्वराज पार्टी जो था वो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने बनाया था। और आपका जो पुराना वाला कनिष्ठ सहायक है, उस वाले क्वेश्चन में, उस वाले पेपर में तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन है, तो सीआर दास या चित्तरंजन दास। ये बात हमने देखी थी। हमने कल परसों से पढ़ते समय उत्तराखंड में भी रिलेट किया था कि इसी पार्टी से कौन चुनाव लड़ा था? हेमंत नंदन बहुगुणा। बट उनको हरा दिया था चुनाव में, किसने? अमिताभ बच्चन में। तो ये थोड़ी बहुत बातें हमने देखी भी थी। उसके बाद संविधान सभा की मांग कब हुई थी? 34 में। 34 में कौन आता है? एम एन रॉय। एम एन रॉय ने भी व्यक्तिगत तौर पे स्वराज पार्टी की क्या करी थी? डिमांड करी थी। और यहाँ तक अंग्रेजों ने हमारी सारी डिमांड को क्या किया था? रिजेक्ट किया था। उसके बाद क्या लग गया था दुनिया में? सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अंग्रेजों को हमारी नीड थी, तो अंग्रेज सामने से क्या दे रहे थे? ऑफर दे रहे थे कि भाई साहब आप क्या बना लीजिएगा, इसे बंद कर दीजिएगा, लाइट को। प्रॉब्लम हो रही देखने में? बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। हाँ, वो थोड़ा चमक रहा है ना इस पे बोर्ड पे, दैट्स व्हाई ना। एडजस्ट हो जाएगा। आगे बैठ जाओ नहीं तो। आगे नहीं बैठूंगा मैं। ऐसा। तो 1934 में एम एन राय की बात को भी वो रिजेक्ट कर देते हैं। फिर हमने आपको पहले भी पढ़ाया था 1940। 1940 में क्या हुआ था? अगस्त प्रस्ताव। प्रस्ताव का मतलब ही प्रपोजल है, वो प्रपोजल लेके आए थे। वहां पे इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। पहले ये लोग चाह रहे थे कि संविधान सभा बने, अंग्रेज उसे रिजेक्ट कर रहे थे। बाद में अंग्रेजों ने ऑफर दिया, इन्होंने क्या कर दिया था? रिजेक्ट। उसके 2 साल बाद फिर क्या आया था? क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन को भी उन्होंने क्या कर दिया था? रिजेक्ट। क्योंकि अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन में एक चीज कॉमन थी, वो कंडीशंस रख रहे थे। और कंडीशंस क्या रख रहे थे कि हमारे साइड से युद्ध करो, युद्ध जीतेंगे तो तुम्हारे लिए संविधान सभा का निर्माण करेंगे, या डोमिनियन स्टेट की वो लोग बात करते थे। ठीक है। बट यहाँ तक सारी बातें खराब हो गई। फिर मैंने आपको बताया था कि ब्रिटेन में चुनाव होने वाले थे, और कौन वहां चुनाव जीता था? लेबर पार्टी। लेबर पार्टी ने पहले ही अनाउंसमेंट किया हुआ था कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम भारत को आजाद करने की ओर अग्रसर रहेंगे। और हुआ भी वैसे ही। ब्रिटेन में किसकी गवर्नमेंट बन गई थी? लेबर पार्टी की। कौन था उनका प्रधानमंत्री? और पूछा भी जाता है कि जब भारत में कैबिनेट मिशन आया था तो कौन था? एटली। और एटली ने जैसा कहा था, उसने अपने वादे को बिल्कुल कंटिन्यू रखा और भारत को आजाद करने के लिए या भारत में संविधान सभा बनाने के लिए भेजा था। कौन सा मिशन? कैबिनेट मिशन। क्योंकि जब यहाँ संविधान सभा बनाएंगे तो कुछ तो रूल एंड रेगुलेशन होंगे, तो कौन आया था कैबिनेट वो बनाने के लिए? कैबिनेट मिशन। कितना मेंबर थे इसमें? 3। इसका अध्यक्ष कौन था? पैथिक लॉरेंस। ये वाला याद रख लीजिएगा, ठीक है। इसमें स्टीफोर्ड क्रिप्स भी था, बट वो एज ए मेंबर था, नॉट ए प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट पूछेंगे तो पैथिक लॉरेंस। यहाँ तक सारी बातें याद हो गई आप लोगों को? यही हमने लास्ट क्लास में पढ़ा भी था। उसके बाद हमने देखा था उन्होंने मेंबर्स डिसाइड किए थे कि 389 मेंबर्स होंगे। 296 पर चुनाव करवाने थे, और 93 क्या थे? देसी रियासत। एक ऐसी देसी रियासत थी जिन्होंने, हैदराबाद, जिन्होंने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। हैदराबाद में हमने मिडिएबल हिस्ट्री पढ़ा था तो चार मीनार पढ़ा था। चार मीनार किसने बनाया था? कुली कुतुब शाह ने पढ़ा था। ये हमने पढ़ा होगा जब हम बहमनी समथिंग करके कुछ पढ़ रहे थे, तब हमने ये बातें पढ़ी होगी, ठीक है। उसके बाद हमने देखा होगा संविधान सभा की बैठकें होने लग गई थी। पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर। दूसरी कब हुई थी? 11। तीसरी कब हुई थी? 13। और एक हम लास्ट पढ़ते हैं, 24। और ये आपको मैं पहले भी बताया था कि टोटल 12 हुई थी, और लगभग ये आबकारी के पेपर में ऐसे ही कुछ रिलेटेड क्वेश्चन पूछा भी गया था। हमको तीसरी वाली इंपॉर्टेंट करके याद रखनी होती। जवाहरलाल नेहरू ने वहां पे क्या किया था? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। ये भी मैं आपको पढ़ाया था कि उद्देश्य प्रस्ताव क्या होता है, ये मैं आप लोगों को पढ़ा दिया गया था। जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। पहला जो अध्यक्ष था वो अस्थायी था, सच्चिदानंद सिन्हा। वो वरिष्ठता के आधार पर रखा गया था, जो कि हमने कहाँ से टपाया था? फ्रांस से। बट जो पहला परमानेंट अध्यक्ष था वो राजेंद्र प्रसाद था, और राजेंद्र प्रसाद कहाँ का है? बिहार का था। यही हमने कल पढ़ा था।
ठीक है, तो हमारा जो पहला टॉपिक था पॉलिटी का, वो था हमारा संविधान सभा। और संविधान सभा हमारी कंप्लीट हो गई है और आज आप लोगों ने वो बहुत अच्छे से सुना भी दिया है। उम्मीद करता हूँ अगर ऐसी सारी टॉपिकों को आप याद कर लोगे तो बहुत दूर नहीं है नौकरी। ठीक है, अब हमको, मैं आपको कल भी बताया था कि संविधान सभा के 4-5 पॉइंट बचे हुए हैं। संविधान सभा के 4-5 पॉइंट बचे थे जो मैं आपको सुना तो लिया था कल, स्टोरी में आपको कल बता लिया था कि बी आर अम्बेडकर जी पहले संविधान सभा में चुनकर कहाँ से गए थे, वेस्ट बंगाल से। बट बाद में खुद चुनाव क्या गए थे, मतलब हार गए थे नहीं, वो जो वेस्ट बंगाल वाला एरिया था वो पाकिस्तान में चला गया था। उनको दोबारा से कहीं ना कहीं तो मेंबर बनना पड़ेगा। फिर उन्होंने मुंबई की सीट चुनी और मुंबई में जो अपनी सीट छोड़ी थी उसका नाम था एम आर जयकर। जैसा आपने देखा होगा पुष्कर सिंह धामी के लिए अपनी सीट छोड़ी थी कैलाश गहतोड़ी जी ने। कैलाश गहतोड़ी जी अब इस दुनिया में रहे भी नहीं। वो उत्तराखंड वन निगम के क्या थे, अध्यक्ष बने थे, उनकी डेथ भी हो गई है। उन्होंने अपनी सीट छोड़ी है, तब उनकी सीट पे चुनाव जीते कौन, पुष्कर सिंह धामी। तो ऐसे ही बी आर अम्बेडकर के लिए भी किसी ने सीट छोड़ी थी और उनका नाम क्या था, एम आर जयकर। ठीक है, तो एक आधा पॉइंट यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े और बी आर अम्बेडकर के बारे में ना पढ़े ये भी उचित नहीं है, तो एक आधा पॉइंट उनके बारे में भी हमें डिस्कस कर लेना चाहिए। ओके, वैसे हमने संविधान सभा कंप्लीट कल पढ़ लिया है, बट मैं कह रहा हूँ आज की क्लास शुरू हमने नया टॉपिक पढ़ना है। जो भी पॉलिटी का हमारा दूसरा वाला टॉपिक होगा, हम आज दूसरे टॉपिक को पढ़ेंगे, बट कल वाले टॉपिक के 7-8 पॉइंट बचे हैं, आप उन पॉइंट्स को लिख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आजकल कथन वाले क्वेश्चन बड़े डीप डीप आ रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा को बनने में कितना समय लगा, संविधान सभा जब बन गया था टोटल कितने मेंबर ने उसमें हस्ताक्षर किए थे, संविधान सभा में पहला हस्ताक्षर किसके द्वारा किया गया था, आखिरी हस्ताक्षर किसके द्वारा किया गया था। तो ऐसे ही 4-5 क्वेश्चन जो कल वाली क्लास के छूटे हैं पहले उनको डिस्कस करेंगे, देन हमने टॉपिक। कोई प्रॉब्लम, कल वाले जो कुछ पॉइंट बचे थे वो लिख लीजिएगा। हम अभी तक कल वाला ही टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और कल वाले टॉपिक का जो पहला पॉइंट बच गया था वो बी आर अम्बेडकर से रिलेटेड था। अगर क्वेश्चन आएगा बी आर अम्बेडकर जी संविधान सभा में कहां से चुन के गए थे, ठीक है, ये चुनकर गए थे कहां से बताओ, वेस्ट बंगाल से। ये वेस्ट बंगाल से चुन के गए थे। बट होता क्या है, भारत का विभाजन हो जाता है। अब विभाजन के बाद जो ये वाली सीट है वो कहाँ चले जाती है, पाकिस्तान के पास। ये कहानी मैं आप लोगों को कल बता चुका था, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मैंने शॉर्ट शॉर्ट में लिख दिया, आप पूरा लिख लेंगे उसे। इसमें कोई प्रॉब्लम है कि बी आर अम्बेडकर, क्वेश्चन यही तो आएगा कि संविधान सभा में चुनकर कहां से गए थे, क्योंकि 296 लोगों को चुनाव जीत के जाना था और बाकी देश की रियासतों को चुनाव जीत के नहीं जाना था। ये तो कल आपको बताया था, जो 390 सीटें बननी थी। तो ये कहां से चुनाव जीत के गए होंगे, वेस्ट बंगाल से चुनाव जीत के गए होंगे। बट जैसे ही विभाजन हुआ ये वेस्ट बंगाल वाली सीट कहां चले गई, पाकिस्तान में। तो अब तो इनको अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी ना, कर ही क्या सकते हैं, है कि नहीं है। और जब ये अपनी सीट छोड़ की तो इतना टैलेंटेड बंदा जिनका संविधान सभा को बनाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, तो संविधान सभा में इनकी तो जरूरत थी ही थी। जैसे आप ही देखो, जब उत्तराखंड में चुनाव हुए थे विधानसभा के, तो हमने क्या कहा, पहले से ही निर्धारित था कि हमारा जो मुख्यमंत्री बनेगा वो पुष्कर सिंह धामी बनेगा। मगर पुष्कर सिंह धामी ही चुनाव हार गया। तो उन्होंने कुछ भी करके री चुनाव करा के, री इलेक्शन करा के, कैलाश गहतोड़ी को समझा के और पुष्कर सिंह धामी को दोबारा से चुनाव जिताया। क्योंकि यार हमारा मुख्यमंत्री हार जाएगा तो बात कैसे बनेगी। तो ऐसे बी आर अम्बेडकर मेंबर तो थे, मगर इंसिडेंटली वो हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, तो इनकी जरूरत थी। तो कुछ भी ऐसा जुगाड़ पानी लगाना था कि बी आर अम्बेडकर वापिस कहाँ आ जाए, संविधान सभा में आ जाए। इंडिया में तो थे ही वो, बट कहाँ आ जाए, संविधान सभा में आ जाए। तो अब किसी ना किसी मेंबर को तो सीट छोड़नी पड़ेगी, तो इनके लिए किसी ने सीट छोड़ी और फिर वो उस सीट पे चुनाव जीत के गए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे एम आर जयकर। आर जयकर कौन है बताओ, इन्होंने क्या करी थी, अपनी सीट छोड़ी थी, किसके लिए, बी आर बी आर अम्बेडकर के लिए। और देन बी आर अम्बेडकर कहां से संविधान सभा में चुने गए थे, मुंबई से। तो ये क्वेश्चन उत्तराखंड ग्रुप सी में पूछा गया है कि संविधान सभा में बी आर अम्बेडकर कहां से चुन के गए थे। तो इसका सही आंसर वेस्ट बंगाल भी होगा और सही आंसर मुंबई भी होगा। पहली बार कहां से गए थे, बंगाल से, बट वो हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था। तो फिर कहां से गए थे, मुंबई से। मुंबई से जाने से पहले उनके लिए किसी न किसी ने सीट छोड़ी होगी, और कौन पर्सन था जिन्होंने सीट छोड़ी, एम आर जयकर। इस वाले पॉइंट में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये वाला पॉइंट समझ में आया आप लोगों का, ठीक है। फिर कल का जो दूसरा पॉइंट छूटा था हमारा, जो कल वाली क्लास में हम मिस कर गए थे लिखना, मींस मतलब कल क्लास हमारा टाइम हो गया था, वो था संविधान सभा जब बनकर तैयार हुआ, संविधान सभा में कुल कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे, कुल 200
284 लोगों ने क्या किए थे, इसमें हस्ताक्षर करे थे। और जब संविधान बनकर तैयार हुआ होगा तो उसमें फाइनल सिग्नेचर किए होंगे, तो टोटल कितने सिग्नेचर हुए उसमें, 284। और इस 284 में से एक अच्छा क्वेश्चन बन के आता है कि जब संविधान सभा हमारा बनकर तैयार हुआ था, कल वाली क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था कि संविधान सभा बनकर पहले ही तैयार हो चुका था, जबकि संविधान को लागू कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी का ही वेट क्यों किया गया, कल मैं आपको पूरी कहानी बताया था। क्योंकि इससे पहले 26 जनवरी को हम क्या दिवस मनाते थे, स्वतंत्रता दिवस, है ना। अभी हम 26 जनवरी को कौन सा डे मनाते हैं, गणतंत्र। बट पहले 26 जनवरी को कौन सा डे मनाया जाता था, स्वतंत्रता दिवस। ये मेंस या इंटरव्यू टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि पहले 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, अब गणतंत्र दिवस क्यों। तो इसकी स्टोरी में आप लोगों को कल बता चुका था, वो आप लोगों को याद होगा। तो मैं कहा था कि कुल कितने हस्ताक्षर हुए इसमें, 284। पहला हस्ताक्षर किसने किया था, कल पढ़ाया था, जवाहरलाल नेहरू ने। और आखिरी हस्ताक्षर किसके द्वारा किया गया था, राजेंद्र प्रसाद। तो क्वेश्चन ये भी तैयार होता है कि संविधान सभा जब बनकर तैयार हुआ था, ये संविधान जब बनकर तैयार हुआ था, टोटल सिग्नेचर 284, पहला जवाहरलाल नेहरू और आखिरी। अच्छा, हस्ताक्षर को हम हिंदी में भी पढ़ते हैं ना, तो हस्ताक्षर एक बहुवचन शब्द है, प्लूरल नंबर। हस्ताक्षर कभी भी सिंगुलर में यूज नहीं होगा। हस्ताक्षर एक कैसा शब्द है, बहुवचन। हस्ताक्षर कर लिया नहीं, हस्ताक्षर कर लिए। हस्ताक्षर कर दिया नहीं, हस्ताक्षर कर दिए। ठीक है, तो हस्ताक्षर कैसा शब्द है, बहुवचन। हमारे एग्जाम में आता है ना, बहुत सारे शब्द बहुवचन ही होते हैं और बहुत सारे शब्द क्या होते हैं, एक वचन ही होते हैं। तो ये वाले पॉइंट आप लोगों को याद रखना चाहिए। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, सारी बातें क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। हम सिंपल सा उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं जो प्रीवियस क्लास में हम पढ़ चुके हैं। कल मैंने एक पर्सन और लिखा था आपको, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। आपको याद आ रहा है, मैंने आपको बोला था प्रेम बिहारी नारायण, और इनका जो निक नेम था क्या था, राय ज्यादा। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। शायद से मैं ये वाला पॉइंट आप लोगों को कल सुना चुका था। कौन है ये, जिन्होंने संविधान को लिखा है। संविधान क्या है, एक बुक ही तो है जिसमें हमारे देश को चलाने के लिए रूल एंड रेगुलेशन लिखे गए हैं। तो कोई तो लिखने वाला भी चाहिए था ना। ये 389 लोग कौन थे, संविधान सभा को बनाने वाले, जो अपने अपने राय मत दे रहे थे। बट कोई तो उन पॉइंट्स को लिखेगा भी, है कि नहीं है। जैसे आपने देखा होगा स्टेनोग्राफर की भर्ती आती क्यों है, जो बड़े बड़े अफसर लोग होते हैं, जो डीएम होते हैं, एसडीएम होते हैं, ये जो हाई कोर्ट में होते हैं, जब ये अपने स्टेटमेंट देते हैं तो इनके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करना होता है। तो वो लोग मुंह से जो भी बोलते हैं, तो स्टेनोग्राफर शॉर्ट हैंड जिसका नाम है, जल्दी जल्दी उन सारी चीजों को लिखता है। वो लोग बोल रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो उनको कोई लिखने वाला तो चाहिए। तो जब संविधान सभा में बैठ के चल रही थी, अब ये क्वेश्चन मैं तुम्हें लिख भी देता हूं अगला पॉइंट बना के, कि संविधान सभा को बनाने में कितने दिन बहस हुई थी। तो 114 दिन क्या हुई थी, बहस हुई थी। बहस मतलब वो लड़ाई झगड़ा वाला बहस नहीं है। 114 दिन उन्होंने इस पर राय मशूरा किया था कि क्या होगा कैसा होगा। जैसे अनुच्छेद 13 है, उसके लिए भी खूब लड़ाई झगड़ा हुआ था, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 32 के लिए खूब लड़ाई झगड़े होते थे, मतलब कई लोग बोलते थे ये सही है, कोई बोलता था ये गलत है। अब हम सभी लोग मिलकर कुछ कानून बनाते हैं, जो मेरे को अच्छा लगेगा, जरूरी है मलास जी को अच्छा लग रहा है, वो बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं ऐसा होगा। तो टोटल कितने दिन बहस हुई थी, 114 दिन। इन बहसों के बाद इन्होंने संविधान को लिखा है, और संविधान को लिखा किसने, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। इन्होंने संविधान को अपने हाथ से क्या किया है, लिखा है। इन्होंने एक शर्त भी रखी थी कि मैं संविधान को लिखने में एक भी रुपया नहीं लूंगा। बस शर्त क्या थी, कि हर पेज में मेरा नाम होना चाहिए और आखिरी पेज में मेरे दादाजी का नाम होना चाहिए। और इनकी इस शर्तों को अच्छे से मान लिया गया था, और वही संविधान की जो मूल प्रति है, अभी भी म्यूजियम में उसको संभाल के रखा जाता है। ठीक है, तो हमको ये भी बात पता चल गई है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत। मैं सिंपल संविधान सभा की उन पॉइंट्स पे बात कर रहा हूं जो मैं आपको प्रीवियस क्लास में छोड़ चुका था। बाकी मैं संविधान सभा आपको कल पढ़ा लिया था, मुझे लगता है इतनी बात क्लियर। बाकी संविधान सभा को बनने में टोटल कितने दिन लगे थे तो पता ही है, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। इस बात से तो सभी लोग सहमत है ना। ठीक है, अगर कभी जैसे आजकल ग्रुप सी वाले पूछ रहे ना, कथन वाले क्वेश्चन पूछ रहे, और कथन वाले क्वेश्चन खूब आते हैं, कभी क्वेश्चन बन जाएगा कि भारतीय संविधान को बनाने में इतने दिन उनकी बैठकें चली है, लिखने के लिए कॉपी पेन कागज इन सभी चीजों की जरूरत भी तो पड़ी होगी। जब इन्होंने संविधान को लिखते समय, संविधान को बनाते समय, हमने प्रीवियस क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था, विदेशी स्रोत। दूसरे देशों के संविधान से भी बहुत सारी चीजें ली गई है,
तो इसके लिए दूसरे देशों के संविधान को पढ़ा गया होगा कि नहीं पढ़ा गया होगा? दूसरे देश के संविधान को बिना स्टडी करे उन देश के संविधान की अच्छी बातों को अपने संविधान में कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं? अगर मैं यूएसए के संविधान से फंडामेंटल राइट को अपने संविधान में ऐड करता हूं, तो पहले मैंने यूएसए के संविधान को बहुत अच्छे से स्टडी तो किया होगा। कैसे? आप खुद बताओ। बिना दूसरे को जाने मैं कैसे अडॉप्ट कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं। तो उन्होंने बहुत सारे देशों के संविधान को क्या किया होगा? स्टडी किया होगा। स्टडी करने के लिए वहां गए होंगे, वहां के भी संवैधानिक सलाहकारों से राय ली होगी, कैसा होगा क्या होगा। तो बहुत सारा खर्चा आया होगा ना इसमें, देश विदेश की यात्राएं हुई होगी। ऐसा तो नहीं है कि उस जमाने में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का संविधान डाउनलोड किया, इंटरनेट में देखा, अच्छी अच्छी बातें डाल दी नीति निर्देशक तत्व। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ होगा। वो देश गए होंगे, हर एक देश गए होंगे, उस देश को जाने में खर्चा लगा होगा, खाना पीना रहना सहना नहीं लगा होगा खर्चा। स्टडी करने में कई चीजें हुई होंगी। जब उन्होंने यहाँ भी लिखा 114 दिन बैठे के चली, चाय पानी भी तो पिया ही होगा, है कि नहीं है? हर चीज का खर्चा हुआ होगा। तो यहाँ से कभी बार क्वेश्चन बन जाता है ना। 64,000 64 लाख आप बोल सकते हो, बट अगर पूछा जाएगा तो 63। ठीक है, तो आप उसको लिख लीजिएगा कि संविधान सभा को बनने में टोटल खर्च। मैं ये वाला पॉइंट अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, ऐसे पॉइंट किताबों में मेंशन है और काफी हाईलाइट करके मेंशन रहते हैं। और आजकल जो तरीका भी चल रहा है यूके पॉलिसी को, बहुत पेचीदा से चल रहा है, तो पूछा जा सकता है, आप इसे याद कर लीजिएगा। 63,96,000। ठीक है, जैसे कि अभी कीर्ति ने बोला कि 64 लाख, तो वो हो सकता है 64 लाख ही, बट एग्जैक्ट नंबर की आप अगर बात करो तो इतनी रुपीज पे इन्होंने खर्चा किए थे। ठीक है, क्या हो गए? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 63,96,000 और 729। ठीक है, 63,96,000, 729, इतना टोटल खर्चा हुआ था भारतीय संविधान को बना। ठीक है, कोई दिक्कत? उस जमाने के हिसाब से तो काफी बड़ी अमाउंट है, छोटी मोटी अमाउंट भी नहीं है कि नहीं है? इसीलिए मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में कुछ ऐसी बातें भी बताई होगी कि जब हम मेंस की तैयारी करते हैं तो एक टॉपिक आता है मेंस में, भारतीय संविधान की आलोचना। हमारे सिलेबस में भारतीय संविधान की आलोचनाएं नहीं है, बट मेंस के पेपर में आता है। तो आलोचना में मतलब जो थोड़ा बहुत कमी आए हैं उनको बताना पड़ता है ना। तो ये भी एक आलोचना है कि कितना बवंडर पैसा खर्च कर दिया उस जमाने के हिसाब से। 63 लाख रुपए या 64 लाख रुपए छोटी मोटी अमाउंट नहीं है। और दूसरा, सबसे बड़ी आलोचना की जाती है टाइम की। ठीक है, हमारा संविधान सबसे बड़ा लिखित और विस्तृत संविधान है, और हमने देखा था कि सबसे पहले लिखा संविधान किसने? अमेरिका ने। और उनके संविधान में कितने अनुच्छेद? 7 अनुच्छेद। तो उन्होंने तो एक ही दिन में लिख दिया 7 अनुच्छेद, और तुमने कितना सारा बंडर कर दिया है। तो जब हम आलोचनाएं लिखते हैं तो आलोचनाओं में इन पॉइंट्स का भी क्या करते हैं? जिक्र करते हैं। फिलहाल वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है तो हम उसको देख नहीं रहे। तो ये कुछ बेसिक्स है, पॉइंट ऐसे है जो मैं कल आपको लिखा नहीं पाया था टाइम की वजह से, और आज हमने इन पॉइंट्स पे बात करी है। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बी आर अम्बेडकर कहां से चुन के गए थे, और जब पुनः निर्वाचित हुए थे तो कहां से हुए थे? पहली बार बंगाल से और पुनः बॉम्बे से। बॉम्बे से निर्वाचित होने से पहले इनके लिए सीट छोड़ी गई थी, किसके द्वारा? एम आर जयकर द्वारा। टोटल हस्ताक्षर कितने लोगों ने? 284। पहला हस्ताक्षर किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू। और आखिरी राजेंद्र। यहां तक कोई दिक्कत? पहला प्रधानमंत्री और आखिरी राष्ट्रपति। पहला प्रधानमंत्री कौन है हमारा? जवाहरलाल नेहरू। और पहला राष्ट्रपति कौन है? इसे याद भी कर ले, कोई दिक्कत नहीं। रायजादा साहब का नाम भी याद रखना है, इन्होंने संविधान को लिखा है। और ये वाला पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्योंकि इनकी शर्त भी बहुत अच्छी थी, मतलब यूनिक टाइप की शर्त थी कि यार इतना समय लगेगा, इतनी बैठकों में वो गए होंगे। अब जितनी बैठकें हुई होगी उतनी बैठकों में उन्होंने पार्टिसिपेट किया होगा। अगर वो बैठकों में पार्टिसिपेट करेंगे नहीं, बहस को सुनेंगे नहीं, तो लिखेंगे क्या? है कि नहीं है? तो उनका भी खर्चा रहा होगा, खाने पीने का ही खर्चा उठाया उनका, उन्होंने अलग से एडिशनल कोई पैसे लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत? पक्का? तो अब हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया जो हमने पढ़ा था, उसका नाम क्या था? संविधान सभा। आज हम पॉलिटी के सिलेबस के दूसरे टॉपिक की ओर जाएंगे, और आपने भी सिलेबस डाउनलोड कर लिया होगा। उस सिलेबस का जो दूसरा टॉपिक है वो है मौलिक अधिकारों की अवधारणा। अभी तक जितना लिखाया है वो याद हो चुका है ना? मैं अभी भी कह रहा हूं, अगर याद नहीं करेंगे तो नोट्स बना के तो बात नहीं बनेगी। ये बात सत्य है और इस बात को आप मान लीजिएगा। मेरे को आप लोगों से कुछ ज्यादा उम्मीदें भी नहीं है, और ना मैं रखना चाहता उम्मीदें तुमसे। बट इतना है कि फॉरेस्ट गार्ड और बीपीडीओ का पेपर निकाल लीजिएगा और इस जंजाल से भग लो यहाँ से। ये बहुत बेकार है। आपके कई सीनियर में ऐसे होंगे कि जो
लगभग लगभग 8 8 10 10 साल से तैयारी ही कर रहे हैं और कंटिन्यूअसली तैयारी कर रहे हैं। अभी भी वो यूट्यूब में कमेंट्स ही कर रहे हैं कि कहाँ बेस्ट कोचिंग है, कौन सा चैनल अच्छा है, या कोचिंगों में ही जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें उचित नहीं है। एक अच्छा सा मौका है, 5 6 महीने बाद एग्जाम होगा और अच्छे से क्लियर भी हो सकता है। एग्जाम क्लियर करने के लिए एक चीज़ चाहिए कि हमारा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। सिलेबस ऑलमोस्ट मैं कंप्लीट कर ही चुका हूँ और आप उसको याद कर लीजिएगा, दैट्स इट। अगर समझने में कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछिए। नौकरी लगाने का सबसे साधारण रास्ता यही है, सिलेबस देखो, कंप्लीट करो, याद करो, खत्म। अगर हमें वो चीज़ें याद है तो पेपर निकल तो जाएगा, पेपर उसी से तो बनता है। और 100 में से आउट ऑफ सिलेबस अगर क्वेश्चन भी बनेगा तो 8 और 10। अब मुझे 90 नंबर लाने भी नहीं है, मुझे 70 72 नंबर चाहिए। शायद से 70 72 नंबर में फिलहाल कोई भी पेपर निकल ही जा रहा है आजकल के हिसाब से। ओके। मौलिक अधिकार ऐसा एक टॉपिक है कि आप में से कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि मैंने आज तक मौलिक अधिकार नहीं पढ़े। मौलिक अधिकार शायद से जब कोई कोचिंग शुरू करते हैं तो पर्सन पॉलिटी वाला सिलेबस संविधान को खोलता ही तो मौलिक अधिकार ही पढ़ता है। बट जैसे मौलिक अधिकार हम आज पढ़ेंगे ऐसे मौलिक अधिकार हमने इससे पहले कभी नहीं पढ़े होंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। आप चाहे से ऑनलाइन भी ढूंढोगे तो आपको ऐसा लेक्चर मिलेगा नहीं फिलहाल के लिए। तो बहुत सारे लेक्चर हमने ऑलरेडी अटेंड किए होंगे मौलिक अधिकार के, बुक्स में ही पढ़े होंगे, बट आज अलग तरीके से मौलिक अधिकारों को पढ़ने का प्रयास करें। मौलिक अधिकार शुरू भी हो गया है। लगभग आने वाले 1 घंटे तक मैं मौलिक अधिकार ही चिल्लाता रहूंगा, बट फिर भी हम अनुच्छेद 12 भी स्टार्ट नहीं कर पाए। नॉर्मल मौलिक अधिकार 12 से लेके 35 तक चलते हैं। आज हम मौलिक अधिकार ही पढ़ेंगे और लगातार 1 घंटे तक भी पढ़ेंगे, बट फिर भी हम पहला अनुच्छेद भी क्लियर नहीं कर। और नॉर्मल अगर आप ऑनलाइन भी पढ़ो या नॉर्मल जब मैंने आपको कनी सैक से पहले मौलिक अधिकार रिवाइज करवाए थे तो वहां पे एक ही दिन में हमने पूरे मौलिक अधिकार पढ़ लिए थे। वो तो ऐसा है कि रिवाइज है कि तो फटफट फटफट पढ़ लो। बट आज हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे भी और लगातार 1 घंटे तक भी पढ़ेंगे, बट फिर भी हम मौलिक अधिकार का पहला अनुच्छेद भी आज डिस्कस कर ही नहीं पाएंगे। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा होता है मौलिक अधिकार से पहले का। समझ में आ रही है आप लोगों की बात? हमने कल परसों भी आप लोगों को पढ़ाया होगा भारतीय संविधान की विशेषताएं, जो फर्स्ट हेडिंग था हमारा, तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मौलिक अधिकार हम पढ़ेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लिखना शुरू कर दो अनुच्छेद 14 अनुच्छेद 15 अनुच्छेद 16 अनुच्छेद 17, सिर्फ अनुच्छेद पढ़ना ही मौलिक अधिकार कंप्लीट नहीं होता। और आजकल के पेपर में तो क्वेश्चन ही कैसे बन रहे हैं, क्वेश्चन आ जाएगा, 4 हेडिंग्स देगा और निम्न में से कौन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मौलिक अधिकार से विशेषताएं रखता है और नहीं रखता है, या कौन सी विशेषताएं हैं और कौन सी विशेषताएं नहीं है, ऐसा पॉइंट बन जाएगा। जैसे आज भी मैंने तुमको वन लाइनर टाइप के फॉर्म में कुछ पॉइंट बताए, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, कि भारतीय संविधान सभा में लगभग 114 दिन बहसें हुई थी, भारतीय संविधान सभा को बनने में इतना समय लगा था, और भारतीय संविधान सभा में टोटल इतना खर्चा हुआ था, 1 पॉइंट कुछ और दे देगा कि निम्न में से कौन सा कथन संविधान सभा से संबंधित है या सत्य है और असत्य। ये वाले पॉइंट ज्यादा हिट कर रहे हैं आजकल एग्जाम में। आप इन पॉइंट्स के हिसाब से चलिए, एग्जाम के नजरिए से हमें बदलना पड़ेगा, वही पेपर निकाल सकता है, ठीक है। तो जरा इसके बारे में पहले बेसिक इंफॉर्मेशन देखते हैं कि मौलिक अधिकार क्या चीज है, कहाँ कहाँ विस्तृत है। उसके बाद हम हिस्ट्री देखेंगे कि मौलिक अधिकार आया कहाँ से। अचानक से तो ऐसा नहीं कि तुरंत मौलिक अधिकार बन गया और तुरंत मौलिक अधिकार को संविधान में ऐड कर दिया, ये नहीं हुआ है। एक बात को समझिएगा, जब हमने क्या पढ़ा था, संविधान सभा की बैठक है, तो ऐसा तो हुआ नहीं कि एक दिन किसी के दिमाग में आया कि मौलिक अधिकार होने चाहिए और तुरंत लिख दिया। उसके लिए बहुत अच्छे से स्टडी किया होगा, किसका? यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि मौलिक अधिकार खरीदे कहाँ से? यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से खरीदे गए हों, मतलब खरीदे तो क्या गए, वहां से लिए गए हैं। तो हमने बहुत अच्छे से स्टडी किया होगा ना यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन को। एकदम से एक ही दिन में ये बातें नहीं हुई, कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप हमने ये सारी चीजें करी है वो देखें। जैसे हमने संविधान सभा बनाई थी, अगर मैं संविधान सभा बनाता तो डायरेक्ट लिख सकता था कैबिनेट मिशन। संविधान सभा बनी भी किस मिशन से? कैबिनेट मिशन से। बट हमने कहानी कहां से शुरू करी थी? 1922 से। तो ऐसे ही फंडामेंटल राइट एकदम से नहीं जोड़े गए, बहुत सारी स्टोरी शुरू होती है, और ये स्टोरी 1200 से शुरू होती है। 1200, 1215 से, जब ब्रिटेन का एक राजा हुआ था जॉन किंग, किंग जॉन, सम्राट जॉन, उन्होंने ये शुरुआत करी थी, जिसके लिए टर्म आता है मैग्ना कार्टा। आप लोगों ने सुना भी होगा हल्का फुल्का मैग्ना कार्टा वर्ड। तो वहां से स्टोरी शुरू होती है, फिर फ्रांस जाएंगे हम, फिर अमेरिका जाएंगे हम, और फिर अमेरिका से हमने ये लिया है। ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, फिर अमेरिका से हमने क्या किया है? एडॉप्ट किया है। तो ये स्टोरी ऐसे चल के आती है। समझ में आनी बात? तो इस पे बात करते हैं, ठीक है। पहले अगर बात करेंगे तो पहला पॉइंट यही है कि कौन सा अनुच्छेद में, तो बता दो अनुच्छेद। बेसिक बातें लिख लेते, फिर मैं उस कहानी पे जाऊंगा।
वन लाइनर क्वेश्चन, अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक। तो मौलिक अधिकार कहां से कहां तक है मेरे दोस्त? अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक। दूसरा, हमारे संविधान में भाग भी होता है, तो भाग कौन से भाग में है? भाग 3 में। मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट भाग कौन से में है? भाग 3 में है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला पॉइंट है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का स्रोत क्या है? कहां से लिया गया है? यूएसए के संविधान से। इस बात से भी आप लोग सहमत है? ये वन लाइनर पॉइंट है ना। अगला, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, भाग 3 को क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा। ये टर्म आप सब लोगों ने पढ़ा हुआ है, रटा हुआ है। आज मैं आपको बताऊंगा क्यों। अगर कोई बता सकता है मेरे बताने से पहले तो बताइए। क्या बोल रहे इसमें? महत्वपूर्ण? महत्वपूर्ण के बाद क्या बोला बता भाई। हमने ये पॉइंट पहले भी पढ़ा है शायद से, कि पार्ट 3 को भारतीय संविधान का क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैं जस्ट ये पूछ रहा हूं कि क्यों कहते हैं। तो कोई बताना चाहता है कि भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है? बोलो कीर्ति, तुम कुछ बोल तो रहे थे। थोड़ा थोड़ा तो बोलनी चाहे तो कुछ तो बोल। है? कौन से मन मनाते हैं? आप बताओ माला से जी क्यों कहते होंगे, कुछ आइडिया है? देखो हुआ क्या, सबसे बड़ा भाग है, नहीं नहीं नहीं, इससे बड़े बड़े भाग है। इसमें तो 12-13 ये अनुच्छेद है। मतलब 12 से लेकर 35 है, 12 10 22 10 32, लगभग 22-23 अनुच्छेद है बस। उसमें से भी 31 खत्म है, 31 नहीं है। अब ऐसे भी हम 32 तक पढ़ते हैं। 33-34 कहाँ पढ़ा आपने? 35 कहाँ पढ़ा आपने? हम मौलिक अधिकार भी 14 से पढ़ते हैं, 12-13 में नॉर्मल परिभाषा है, तो इतना बड़ा भी नहीं है। इससे बड़ा तुम्हारा पंचायतें थी, खत्म ही नहीं। 243 ही 243 खत्म नहीं हो पा रहा था। एक बार तो 243 जेड तक गए हम, उसके बाद फिर ए बी सी डी जी तक आ जाते हैं, है ना। तो ये तो लॉजिक नहीं है कि बड़ा है ना, कुछ और लॉजिक। सबसे पहले अगर इसकी बात करते हैं, इसकी स्टोरी की मैं बात करूं, हमें ये तो पता चल गया ना, पार्ट 3 को मैग्ना कार्टा कहते हैं। हमें ये पढ़ना है कि क्यों कहते हैं, है ना। ये बात समझ में आ रही तनुज? ठीक है। क्यों कहते हैं, अगर मैं इसको नोट करके लिखूं क्यों कहते हैं, तो इसके लिए अभी मैंने एक नाम बताया था। सर्वप्रथम एक नाम आता है सन 1215 में ब्रिटेन के राजा, ब्रिटेन के सम्राट, उसका नाम था जॉन, सम्राट जॉन या किंग जॉन, तो सम्राट ही किंग हो गया, है ना। वाक्य अशुद्धि हो जाएगी, सम्राट भी लिखेंगे और किंग भी लिखेंगे तो गड़बड़ी हो जाएगा ना। तो सम्राट जॉन था। अब 1215 में इन्होंने बैठक करी थी, किसके साथ? अपने प्रतिनिधियों के साथ, प्रतिनिधियों के साथ। प्रतिनिधि किसे बोलेंगे? जैसे कि हमारे देश के राजा तो नहीं, हमारे देश तो लोकतांत्रिक देश है, बट मैं कहूं कि हमारे देश में भी जो सरकार है वो बीजेपी की है, और हमारे देश का जो प्रधान होता है जिसे प्रधानमंत्री कहते हैं, मोदी जी है। तो मोदी जी ने बैठक करी अपने प्रतिनिधियों के साथ कि प्रत्येक राज्य में उनके कौन कौन से प्रतिनिधि काम कर रहे हैं, तो आप अपने अपने राज्य की रिपोर्ट दो भाई, जनता को क्या नीड है, क्या प्रॉब्लम है कि नहीं है। जैसे कि स्कूल में प्रिंसिपल होता था, तो प्रिंसिपल कई बार क्लास टीचर की बैठक लेता था कि भाई क्या समस्या है, क्या ड्रामा है। और कई बार प्रिंसिपल डायरेक्ट क्लास मॉनिटर से ही मिल जाता था कि तुम अब प्रिंसिपलों की और टीचरों की शिकायत करो कि कौन देर में आ रहा है, कौन क्या आ रहा है। तो ऐसे ही जो राजा था उसका नाम क्या है? किंग जॉन। कब की बात है ये? 1215 में। इसने मीटिंग कर दी किसके साथ? अपने प्रतिनिधियों के साथ। प्रतिनिधि आप समझ पा रहे हो क्या बोलेंगे अंग्रेजी में? अंग्रेजी में क्या बोलेंगे ना? कुछ नहीं बोलते अंग्रेजी में ना, कुछ तो बोलते होंगे। बोल एस आर आर। अरे हाँ, रिप्रेजेंटेटिव, हाँ यही रिप्रेजेंटेटिव है ना, यही जो रिप्रेजेंट करेंगे वही तो होंगे प्रतिनिधि। हमारा प्रतिनिधित्व जो कर रहा है, तो उनके साथ बैठकें करी। राजा क्या डायरेक्ट जनता से मिल रहा है, या राजा डायरेक्ट जनता से पूछ सकता है कि भाई बताओ? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो उसने जो प्रतिनिधि थे उनसे पूछा कि भाई जनता को क्या नीड है, बताओ यार, कुछ तो जरूरत होगी जनता की। तो पहली बार उनके प्रतिनिधियों ने राजा को समझाया कि कुछ अधिकार, कुछ राइट्स जनता को भी देने पड़ते हैं और जनता को भी देने पड़ेंगे। नॉर्मली कई बार आपने सुना होगा कि जब हम लड़ाई झगड़ा करते हैं गांव में कि मेरी मर्जी, जब हम बच्चे थे तो हम बोलते मर्जी तो गधे की होती है। ऐसा कुछ सुना है ना तुमने? तब फिर वो दोबारा रिप्लाई करता था मर्जी गधे की नहीं, मर्जी राजा की भी होती है। मर्जी राजा की भी तो होती है, राजा जो मर्जी करेगा वही सब चीज होती थी।
मर्जी राजा की होती थी कि नहीं होती थी? आपने जो भी इतिहास पढ़ा है, राजा का जो मन करे वही करे। महिपति शाह देखा तुमने, पागल ही हो गया था। उसने मूर्ति की आंखें निकाल दी थी, नागा बाबा की हत्या। अब बाद में उसकी मर्जी हुई कि पश्चाताप करना है। अब पश्चाताप करने के लिए खुद मरना चाहता है। तब उसको समझाया कि खुद मत मर, शहीद हो जा। ऐसा कहानी तुम्हें सुना रखी है। तो राजा की भी क्या होती थी? मर्जी होती थी। तो अभी तक संसार कैसा चल रहा था? राजा की मर्जी से, राजा की मर्जी से। तो पहली बार होश आया कि राजा की मर्जी नहीं होनी चाहिए, जनता को भी कुछ राइट्स होने चाहिए। अभी तक जनता के पास कोई राइट था? राजा की क्या होती थी? मर्जी होती थी। राजा की मर्जी है तो कर, और नहीं है तो। बट अभी तक पहली बार जनता के लिए सोचा गया। और जनता के लिए पहली बार कब सोचा गया? 1215 में। ब्रिटेन के क्या बोला, रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा सोचा गया था, प्रतिनिधियों के द्वारा सोचा गया था। और उन्होंने राजा को बताया कि भाई ये बात गलत है, कुछ जनता को भी क्या दो, अधिकार दो। ठीक है नहीं है? तब राजा ने बोला यार ठीक है यार, जनता को भी कुछ ना कुछ क्या देने चाहिए, राइट देने चाहिए। तो पहली बार जनता को राइट दिए गए थे ब्रिटेन में। और जो जनता को जो राइट क्या दिए गए थे, उसे कहा गया था महाअधिकार पत्र, जिसे ब्रिटेन में कहा गया था मैग्ना कार्टा। तो ब्रिटेन के राजा ने अपनी जनता को अधिकार दिए, उसे कहते हैं मैग्ना कार्टा। और हमारी जनता को कौन अधिकार देता है? पार्ट 3, इसलिए से कहते हैं भारत का मैग्ना कार्टा। हमारे अधिकार तो पार्ट 3 में ही है। ब्रिटेन में अधिकार मिले उसे कहते थे मैग्ना कार्टा, और हमारे यहाँ अधिकार मिलते हैं भाग 3 के तहत, तो इसे कहते हैं मैग्ना कार्टा। मैं से एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारे मोहल्ले में कोई विराट कोहली के जैसा खेल देता है तो हम बोल देते हैं हमारा विराट कोहली है, बट वो असलियत में है नहीं। तो भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? पार्ट 3 को। बट इसका लॉजिक आया कहां से था? ब्रिटेन से। संबंध क्लियर है हुए? यहाँ पे लिख दीजिएगा। 1215 में ब्रिटेन के सम्राट जॉन ने बैठक की, किसके साथ? प्रतिनिधियों के साथ। और जनता को कुछ अधिकार दिए गए। जनता को कुछ अधिकार क्या किए गए? दिए गए। मेरे दोस्तों, जनता को जो अधिकार दिए गए उसे क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा। क्या कहा गया दोस्त इसे? मैग्ना। कैसे क्या कहा गया था? महाअधिकार पत्र। अभी तक आप लोगों ने रटा था कि पार्ट 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बट क्या आपको पता चला क्यों कहा जाता है? भारतीय संविधान के पार्ट 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा क्यों कहते हैं? बोलो। क्योंकि ब्रिटेन के राजा ने ही अपनी जनता को पहली बार अधिकार दिए गए थे। अब वहां उसके लिए टर्म यूज किया गया था मैग्ना कार्टा। और हमारी जनता को या हमको जो अधिकार मिलते हैं पार्ट 3 के तहत मिलते हैं। दैट्स वाई हम इसे क्या कह लेते हैं? मैग्ना कार्टा। एनी प्रॉब्लम यहां तक? पता चल गया हमें पहला पॉइंट? ठीक है, और पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। अगला जो भी हमारा पॉइंट है, मूल संविधान। मूल संविधान किसे बोलेंगे? जो पहली बार बन के तैयार हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो मूल संविधान में हमारे लिए क्या थे? अधिकार थे, राइट्स थे कि नहीं थे? अरे जब हमारा संविधान बना था उस संविधान में, मूल संविधान में राइट थे कि नहीं थे? थे। समझ रहे हो आप इस बात को? मूल संविधान में राइट थे कि नहीं थे? थे। तो मूल संविधान में राइट कितने थे? 7। और अगर बात करेंगे वर्तमान में, तो वर्तमान में हमारे पास राइट है कि नहीं है? है। बट वर्तमान में हमारे पास कितने राइट है? 6। और ये 7 से क्या हो गए हैं? 6। और हमने ये हमेशा से पढ़ा है कि जब भी संविधान में हम छेड़छाड़ करेंगे, संविधान में हम कोई भी चीज को ऐड कर लो या संविधान से कोई भी चीज को डिलीट कर लो, उसके लिए क्या करना पड़ता है हम लोगों को? संशोधन या अमेंडमेंट। तो यहाँ पे भी क्या हुआ होगा? संशोधन हुआ होगा, अमेंडमेंट हुआ होगा। तो कौन सा अमेंडमेंट हुआ था बताओ? 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। और 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ दोस्त? 1978 में। बहुत सही जवाब दिया आपने। ठीक है। और इसके तहत क्या किया गया था? एक अधिकार को हटा दिया गया था। वो कौन सा अधिकार था हमारा? राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। पहले ऐसा था कि कोई भी व्यक्ति कितनी भी संपत्ति रख सकता है, बट अगर हम अब ज्यादा संपत्ति रखते हैं तब हमको टैक्स देना पड़ता है। कल ही मैंने यूट्यूब में भी अपलोड किया था टैक्स सिस्टम, और तुमको तो मैंने इंडियन इकोनॉमी पूरी पढ़ाई है, तो मैंने आपको टैक्स पढ़ाया भी है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। आपको याद आ रहा होगा उसी टाइम पे डीएलएड का पेपर हुआ था, और डीएलएड के पेपर में भी टैक्स से कोई क्वेश्चन आया था, तो हम उसी टाइम इकोनॉमी पढ़ रहे थे, तो हमने वो क्वेश्चन भी डिस्कस किया होगा। याद आ रहा आप लोगों को? टैक्स हमने पहले भी पढ़ा है। अब हम ज्यादा पैसा कमाते हैं तो हमको उस पर क्या देना पड़ता है? टैक्स। बट पहले ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। पहले संपत्ति रखना हमारा मौलिक अधिकार था, हमें संपत्ति रखने पे कोई भी नहीं रोक सकता था। बट अभी संपत्ति हमारा मौलिक अधिकार नहीं, वो कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार।
पूछा जाता है कि वर्त पहले तो संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार था? मौलिक अधिकार। अभी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, तो कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है, विधिक अधिकार है। ठीक है, अभी पैसा रख तो सकते हो, बट कानून के नियम कानूनों के हिसाब से, मतलब रूल एंड रेगुलेशंस के हिसाब से रखो कब हम कितना पैसा रख सकते हैं, कितना नहीं रख सकते। ठीक है नहीं है? कल परसों भी आपने देखा होगा, एक जज के घर में 55 करोड़ रुपए कुछ मिले थे। जज के घर में आग लग गई थी, और जज के घर में जब आग लगी, आग को बुझाया फायर ब्रिगेड वालों ने, तो 5-5 सौ के नोट जले हुए मिल गए। और रूल ये है कि संविधान जज के खिलाफ हम कुछ बोल नहीं सकते, कुछ हो ही नहीं रहा है। जस्ट क्या हुआ है? ट्रांसफर, दिल्ली से आ गया इलाहाबाद, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। आप संविधान पढ़ोगे तो हम कुछ बोल नहीं सकते। जैसे हमने संविधान पढ़ा होगा, आज भी हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 13, जब हम अनुच्छेदों की बात करेंगे आने वाली क्लास में। तो राष्ट्रपति या राज्यपाल अगर मर्डर भी कर दे तो उन पर तुरंत उंगली नहीं उठाई जा सकती। पहले उनको उनके पद से खाली करना पड़ता है, पद से हटाएंगे तब वो सामान्य व्यक्ति होते, तब उन पर रूल एंड रेगुलेशन लगते हैं। जज को भी उसकी कुर्सी से हटाने के लिए विशेष बहुमत से बिल पारित करने होते हैं, विशेष बहुमत से। विशेष बहुमत बोले तो 2/3, हमने कल परसों भी पढ़ा था, सामान्य बहुमत नहीं। तो आसानी से हटा भी नहीं सकते, और जब आसानी से हटा ही नहीं सकते तो तुम केस कैसे कर सकते हो? बहुत, मतलब तभी तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि बहुत लचीला भी है, बहुत कठोर भी है, बहुत दिक्कतें हैं। छोड़ो उस बात को, कॉन्ट्रोवर्सियल, ठीक है, कुछ बोल नहीं सकते। बट 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 हुआ था। इसमें हमारे एक अधिकार को क्या कर दिया? हटा दिया। और कौन से अधिकार को हटाया? संपत्ति का। तो संपत्ति का अधिकार कब हटाया गया? 48 में, सॉरी 78 में हटाया गया। अमेंडमेंट कौन सा हुआ था? अब जब हटाया गया तो पहले तो था ये, जब ये हटाया गया तो इसका मतलब पहले था, जब रहा होगा तभी तो हटाया होगा, है कि नहीं है? ब्रेकअप तभी तो होगा जब रिलेशन में रहा होगा। तो इसका मतलब ये पहले था, तो पहले कहां पे था? बताओ, क्या बोल रहे हो? अब 300 में तो अब गया है ये, पहले कहां था ये? 19 में। अरे मौलिक अधिकार है तो 12 से और 35 के बीच में तो रहा होगा, ये तो दिमाग में नहीं क्या? तो कहां था ये पहले? 19 में। और इसके अलावा 31 में कहां पे था ये? आप बोल रहे हो कि संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, तो किसी अनुच्छेद में तो रहा होगा। तो किस अनुच्छेद में था? 19 के ए में था वैसे। 19 तो अभी भी हम पढ़ते हैं ना, 19 का 1 2 3 4 5 6 ऐसे पढ़ते हैं ना, 19 का A B C D ऐसा पढ़ते हैं ना। ठीक है, 19 का ए भी नहीं बोलता हूं मैं, 19 का एक बोलता हूँ। ठीक है, 19 1 में पहले क्या था? और कहां पे था? 31 में। अब इसे हटा दिया है ना, अब संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। और जब इसे हटा दिया गया है तो अब कहां पे है ये? तो अब है कहां पे? 300 के काम में। अब पहले कैसा अधिकार था? मौलिक अधिकार था। और अब ये कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार। ऐसा तो नहीं है कि अभी हम पैसा नहीं रख सकते, पैसा तो अभी भी हम रख सकते हैं, बट नियम कानून रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से रख। पहले पैसा रखने के लिए रूल एंड रेगुलेशन कुछ नहीं, जिसको मर्जी जितना पैसा रख लो, जिसको मर्जी जितना प्रॉपर्टी अपनी गेन कर लो। बट अब आपको जितनी प्रॉपर्टी गेन करनी होगी उस हिसाब से टैक्स वगैरह भी देना पड़ता है ना आप लोगों को। आप भी देते हो इनकम टैक्स? देते हो? बहुत बढ़िया। तू भी देगा भाई कभी इनकम टैक्स? हाँ तो बोल ले, नौकरी लगने के बाद तो देना पड़ेगा ना, ना ही बोल रहा सीधा। अभी नहीं देते पर देंगे, बोल जरूर देंगे। सीधा वेल्थ टैक्स दोगे बोला आपने। वेल्थ टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जो अमीरों से ही लिया जाता है। ठीक है, तो इतना अमीर बन जाना कि इनकम टैक्स छोड़ो वेल्थ टैक्स भी देना पड़े। उनको सुपीरियर चीजें देखने के लिए मिलती है ना, मतलब हमारे देश में जो बहुत बेस्ट एंड बेस्ट सुविधा है वो अमीर लोगों को मिलती है, क्रीमी लेयर वाली। इसलिए अमीरों से स्पेशल एक टैक्स लिया जाता है जिसका नाम है वेल्थ टैक्स। वो हम लोगों से नहीं लिया जाता, क्योंकि हम खड्डों वाली रोडों में चल रहे हैं, हम ऐसे हॉस्पिटल में चल रहे हैं जहां पे लिखा है थूकना मना है, उसी कोने पे दुनिया भर का थूका हुआ है। तो हम लोगों से वेल्थ कर नहीं लिया जाता है ना। हम ऐसे स्कूलों में पढ़े कि जिससे ऊपर से पपड़ियां निकल रही होती है, तो हम वहां पे बैठते नहीं थे, हम आगे बैठ जाते थे कि वे कि मुंडुम तो पड़ा मैं मुंडुम नहीं पड़ा। सच में हम ऐसे स्कूलों में पढ़े कि चटाई बिछा के पढ़ना पड़ता था, और खुद ही उस चटाई को फाड़ देते थे, छोटे ही तो थे, और फिर कल वहां पे नहीं बैठना था, कल आगे बैठना होता था, लड़ाई झगड़ा है होती थी। तो जो अमीर लोग हैं वो ऐसी कंडीशन को नहीं जीते हैं,
अब ऐसी कंडीशन को नहीं जीते तो उनसे स्पेशल एक टैक्स ले लेती गवर्नमेंट कि तुम मजे वाली लाइफ जी रहे हो तो तुम कौन सा टैक्स दोगे? वेल्थ टैक्स। और अब आप ये नहीं बोल सकते कि वो पैसा कमा रहे तो खुद की मेहनत है, उनसे टैक्स क्यों ले रहे हो? सरकार बोलती है तो कुछ भी कर ले, चीजें तो मैंने प्रोवाइड करवाई है ना। जैसे विराट कोहली है, तेरी मेहनत कितनी भी कुछ भी होगी खेलने के लिए, मगर जो गाड़ी मोटर बनाया है, सड़कें जो बनाई है, तू स्टेडियम तक पहुंच पा रहा है, एरोप्लेन जो बनाई है जो तू वहां तक पहुंच पा रहा है, एयरपोर्ट जो बनाया है तू वहां तक पहुंच पा रहा है, वो तो मैंने बनाया है। तो तेरी मेहनत मेरे आगे क्या है? तू मुझे टैक्स दे। इसलिए अमीरों से स्पेशल टैक्स लिया जाता कौन सा? तो अभी तो हम इनकम टैक्स भी नहीं देते, पर आने वाले समय में वेल्थ टैक्स भी देंगे, है ना? क्यों कीर्ति, तू तो क्या बोलेगी? आज इंटरनेट नहीं चल रहा, कल आना। मूल संविधान में कितने अधिकार थे हमारे? 7। वर्तमान में कितने? 6। हटाया गया तो अमेंडमेंट हुआ, कौन सा अमेंडमेंट? 44वां। कब हुआ? 78 में। कौन सा हटाया? संपत्ति का अधिकार। कहाँ था? 1931 में। अब कहाँ गया? 300 के ए में। अच्छा, पहले भाग 3 में है ना? मौलिक अधिकार कौन से भाग में? 3 में तो है, भाग 3 में। और अब ये कहाँ चला गया? 300 में। तो अब कौन से भाग में गया है? बताओ, बोलो। 20 में। बहुत बढ़िया मेरे दोस्त। कौन है ये लड़का? तो सही जवाब है भाग 12। ठीक है, तो सही जवाब क्या है? भाग 12। ठीक है। अभी जब तुमने पढ़ा कि मौलिक अधिकार अनुच्छेद में थे, तो किस अनुच्छेद में था? 1931 में। अब कहां गया? 300 में। अनुच्छेद पूछेगा तो। पर पहले संपत्ति का अधिकार कौन से भाग में था? 3 में। और अब कहां गया? 12 में। अगर भाग पूछेगा तो 3 से 12, और अनुच्छेद पूछेगा तो 1931 से 300, है ना? ये याद रख लेना। और आप पटवारी का पेपर अभी डाउनलोड कर लो ऑन द स्पॉट, उसमें यही पूछा गया था 300 का। पटवारी का जो पेपर हुआ था, और शायद से आजकल में बेरोजगार संघ वाले गए भी थे वहां, राम कंडवाल भाई ने स्टेटस लगा रखा था व्हाट्सएप पे कि वो वहां गए थे, बेरोजगार संघ लोगों से मिले थे। आजकल कांस्टेबल की भर्ती चल रही है, कांस्टेबल का फॉर्म भरते समय लोगों ने टिक नहीं मारा कि मैं पर्वतीय का फायदा उठाना चाहता हूँ। लोगों के पास पर्वतीय सर्टिफिकेट है, मगर उन्होंने फॉर्म भरते समय उस पर टिक नहीं मारा। अब वो वहां हाइट में बाहर हो रहे तो वो बोल रहे कि मेरे पास तो पर्वतीय है। तो वहां जब फिजिकल कराने वाले अधिकारी वो बोल रहे कि तूने टिक क्यों नहीं मारा, तेरे पास है पर तूने टिक मारना था। उन्होंने बोल, जैसे कि अब तुम्हारे पास एससी का सर्टिफिकेट है, तुमने टिक नहीं मारा, तो बोलेंगे हम तुम्हें आरक्षण नहीं देंगे। तो ऐसे वहां यही हो रहा है कि मेरे पास तो हिल सर्टिफिकेट है तो मुझे थोड़ा आरक्षण दे दो, हाइट में छूट दे दो। तो वो बोले कि तुम टिक क्यों नहीं मारा फॉर्म भरते समय, हम नहीं देंगे, जबकि तुम्हारे पास ओरिजिनली है। तो वो बैठक में हुई थी मरतोलिया साहब से, हम बेरोजगार संघ वालों की, तो उन्होंने बोला था कि चलो हम ट्राई करेंगे कि इन लोगों को दोबारा भर्ती में फिजिकल देने का मौका देंगे, जो जो पर्वतीय सर्टिफिकेट होने के बावजूद भी बाहर हो गए हैं, जस्ट बिकॉज कि उन्होंने टिक नहीं मारा है, तो हम उन्हें एक मौका देंगे। अब उन्होंने स्टेटस में ये भी लिखा था कि बीडीओ की और पटवारी की भर्ती एक आध हफ्ते में आ जाएगी, ऐसा कुछ लिखा था। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा किस हिसाब से पढ़ना है। आप वो वाले बच्चे ना बने कि भर्ती आएगी तो हम पढ़ेंगे, कुछ ये होता है कि फॉर्म आएंगे तो हम पढ़ेंगे। और दो चार तो ऐसे होते हैं ऑनलाइन के भी या ऑफलाइन में भी, कि फोन करते हैं कि नोट्स भेज दो, मतलब उन्हें लग रहा है कि मैं फोटो से फोटो खींच के उन्हें भेजूंगा, उससे नौकरी लग जाएगी। अगर ऐसी हो जाएगी तो लोग पढ़ेंगे क्यों? तो आप ऐसा ना करें। मैं आज सुबह भी बोला था, जितनी चीजें लिख ली है वो याद हो जानी चाहिए, बस खत्म कहानी। अभी तक कुछ ऐसा पॉइंट जो समझ में नहीं आया आपका, तो बस आप ऐसा समझते हुए चले, याद कर ले। ठीक है, तो मौलिक अधिकार हम पढ़ रहे थे। मौलिक अधिकार में ये बातें पता चली हमें, क्या क्या पता चला, कहाँ से लिया गया, कहाँ से कहाँ तक है। मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा वाला मैंने क्लियर कर लिया है। और था तो कहाँ था, और हटा दिया तो कहाँ हटा दिया, ये बातें क्लियर है यहाँ तक, डन यहाँ तक। ये मौलिक अधिकार के बारे में बेसिक सा फंडा हमने पढ़ा है। ठीक है, अब नई हेडिंग डालेंगे जो आजकल ग्रुप सी बहुत ज्यादा पूछ रहा है और बहुत ज्यादा पेपर में आने के चांस है, मौलिक अधिकारों की विशेषताएं। हेडिंग का नाम क्या है? विशेषताओं को क्या बोलेंगे? की विशेषताएं, प्रॉपर्टीज ऑफ फंडामेंटल राइट, ऐसी बोलेंगे। ठीक है, हम इस पे भी बात करेंगे। इन टॉपिक को, ये वो वाले टॉपिक है जो टीचर बहुत कम छूता है, स्टूडेंट कम छूता है, और हम मौलिक अधिकार पढ़ते हैं सीधा अनुच्छेद 14, 15, 16 ये पढ़ने लग जाते हैं। तो हम इस पे थोड़ा बात करते हैं कि क्या चीज है ये मौलिक अधिकारों की विशेषता है। ठीक है, पहली विशेषता लिखना। और ये क्वेश्चन उत्तराखंड के बीपीडीओ के पेपर में पूछा जा चुका है। अगर आप बीपीडीओ का वो वाला सीनियर सॉल्व करेंगे, एक बार बीपीडीओ के 3 वैकेंसी आई थी, मतलब 3 वैकेंसी बोला मैं, सॉरी, 3 पेपर हुए थे, और फिर नॉर्मलाइजेशन करके रिजल्ट आया था। अभी जो लास्ट बीपीडीओ का पेपर हुआ तो सिंगल पेपर हुआ था,
अगर आप लोगों को याद होगा तो। बट उससे पहले भी बीपीडीओ की भर्ती आई थी, उसमें 3 पेपर करवाए थे और तब उसका नॉर्मलाइजेशन किया था। जैसे एक बार पहले फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती आई थी, वहां पे भी 3 पेपर हुए थे, मतलब 2 पेपर हुए थे और एक लीक हो गया था, तो फिर पेपर हुआ, फिर उनका नॉर्मलाइजेशन हुआ। पर जो अभी रिसेंट में फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती है वो तो सिंगल ही हुई, तो सिंगल ही भर्ती आनी चाहिए। वैसे 2-3 शिफ्टों में अगर पेपर होता है तो थोड़ा सा दिक्कत तो होती है, पता ही नहीं चलता कि नॉर्मलाइजेशन हो रहा है तो कैसे हो रहा है। कई बार 72 लाने वाला घर पे बैठा रहता है और 69 वाला टीवी कराने पहुंचा रहता है कि नॉर्मलाइजेशन उसके इतने बड़े, ये बड़े। सरकार को ऐसा करना चाहिए कि सब पेपर क्या कराने चाहिए, एक ही दिन कराने चाहिए। एक ही शिफ्ट में पेपर होगा तो फायदा होता है, अलग अलग शिफ्ट में किस्मत वालों को फायदा हो जाता है। और अपनी किस्मत तो कितनी अच्छी तुमने देखी होगी। तो पहला, आप मुझे, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, बट आपसे मैं पहले सवाल करूंगा, उसके बाद ही मैं कंप्लीट लिखूंगा, तो आप मुझे बताएंगे। कुछ अधिकार ऐसे हैं, कुछ फंडामेंटल राइट ऐसे हैं जो ओनली भारतीय नागरिकों के लिए, किसके लिए है, भारतीय नागरिकों हेतु। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं आप लोगों को, ये नॉर्मल बुक में रहता भी नहीं अवेलेबल, ठीक है। वैसे तो क्यों नहीं रहता, अगर अच्छी बुक पढ़ेंगे, बट ये क्वेश्चन हमारे पेपर में आ चुका है। आप बताएं, हमारे संविधान में, हमारे भारतीय में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों की बात है। हम सभी नहीं पढ़ते, हम अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 30 तक पढ़ते हैं और उसके बाद अनुच्छेद 32 ही पढ़ते हैं। तो 14 से लेकर 30 तक हम लगातार अधिकारों की बात करते हैं, हमारे कुछ राइट्स है उनकी बात करते हैं, ओके। तो मैं कह रहा हूं कि कुछ ऐसे राइट्स हैं कि जो सिर्फ इंडियन सिटीजन को ही मिलते हैं, जो सिर्फ भारतीय नागरिक को ही मिलते हैं। अगर हमने देखा होगा हमारे देश में आज ही जनगणना करें तो कम से कम 10-20 लाख लोग ऐसे होंगे जो विदेशी से घूमने आ रखे हैं, है कि नहीं है। आप कोटद्वार में भी देखोगे तो एक दो विदेशी घूम रहे होंगे इधर से, वो बाइक और घूम रहे होंगे, लैंस जोन जा रहे हैं या कुछ जा रहे हैं, कच्छ जा रहे हैं। मैंने 3-4-5 महीने पहले एक बार स्टेटस भी लगाया होगा, अगर आपने देखा होगा, एक नीदरलैंड से साइकिलिस्ट आया था। वो नीदरलैंड से साइकिल से आ रहा था और मुझे, मैं गाँव जा रहा था अपने, दुगड्डा की रोड पे मिला था। मैंने उसके साथ फोटो वोटो खिंचाई थी, मैंने कहा कहाँ जा रहा है तू, इधर जा रहा है तू, तो बोलता कि मेरे को रानी खेत पहुंचना है। अब भाई मैं रानी खेत मुझे तब पहुंचना, पहले मुझे गढ़वाल राइफल देखनी है, तो लैंस जोन पहुंचने वाला था। उसे रात हो गई थी, तो मुझे बाइक के साथ आया था, बाइक में हाथ पकड़ रहा था, आया भी था वो, रुका था, तो उस दुगड्डा में उसने टेंट वेंट लगाया था। मैंने उससे पूछा तो कुछ दिक्कत तो नहीं है, तुम्हें पता है मेरी अंग्रेजी कितनी तेज है, कैसे करके मैं उसे समझा पा रहा था। और दिक्कत ये कि उसको भी थोड़ा ना आती अंग्रेजी। अबे वो नीदरलैंड का, तो तुम्हें क्या लग रहा है कि उसे अंग्रेजी आती होगी। जो विदेशी आते हैं उनको भी ढंग की अंग्रेजी नहीं आती और हमको भी नहीं आती, उनको भी अपनी भाषा तो आती है। वो मुझे समझा पा रहा, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं उसे पर इतना समझ पाया कि मैंने उसे ये समझा दिया कि तुझे कोई जरूरत है तू बता। उसने कहा मुझे कुछ जरूरत नहीं है, बट ये करते भाई, सोने का जुगाड़ कर दे आज, बस। अब उसने ये भी कहा कि मैं सोऊंगा तो होटल में और घर पे नहीं सोऊंगा, मैं अपने टेंट में सोऊंगा। वो साइकिल लेके जा रहा था, तो कैसा करके उसके दो गड्ढा में, होटल के बाहर ग्राउंड में से सोने के लिए बोला कि तू यहाँ पर अपना तंबू लगा, मुझे देर हो रही, मैं निकल रहा हूँ अपने गाँव के लिए। तो ऐसे आते हैं ना, तो कुछ अधिकार उनको भी प्राप्त है। अब उसके साथ अनटचेबिलिटी वो वाला तो नहीं कर सकते, उसके साथ वो जीने का जो अधिकार है उसे छीन तो नहीं सकते, है कि नहीं है। उसका जो धार्मिक अधिकार है उसे छीन तो नहीं सकते कि तू मंदिर में ही पूजा कर। तो कुछ अधिकार तो उसको भी मिल गए ना, जबकि वो क्या है, और विदेशी है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, कुछ अधिकार ऐसे हैं जो जस्ट किसके लिए, भारतीय नागरिकों को, विदेशियों को नहीं मिलेंगे। मगर कुछ अधिकार ऐसे वो सबको मिलेंगे, चाहे विदेशी है चाहे, आप बात को समझ पा रहे हो। हमारे मौलिक अधिकारों को अगर देखा जाए इस कंडीशन में, दो भागों में बांटा है। कुछ राइट्स ऐसे हैं मलासी जो सिर्फ किसको मिलेंगे, भारतीय नागरिकों को। मगर कुछ अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों के लिए भी अवेलेबल है। आप समझे इस बात को, ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। समझ में आ रही है आप लोगों की बात, तो आप लिख लीजिएगा। अब बच्चा लिखने से पहले मैंने ये तो बोला था कि आप मुझे बताओगे, बताओ कौन कौन से अधिकार है। 15, हाँ। 19 भी है, चलो बोल दिया। और तुक्के लगाने कुछ तो बोल लो, 15 से लेके तुम्हें 14 से लेकर कहां तक, 30 तक। ठीक है, लिखिएगा, पहले ये लिखिएगा। ऐसा ऐसा याद करना है, 15, 16, 19। 15, 16, 19, 19 में 10 जोड़ के 29 और एक 30। 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 19, 30, 30 याद हो जाएगा। अब ये मत बोलना कि मुझे समझाओ सर कि अनुच्छेद 15 में क्या लिखा है, अनुच्छेद 16 में क्या लिखा है, अनुच्छेद 19 में क्या लिखा है, अनुच्छेद 29 में क्या लिखा है, अनुच्छेद 30 में क्या लिखा है। अरे मेरे दोस्तों, पढ़ी तो हम मौलिक अधिकार रहे हैं। अभी मौलिक अधिकार तो मैंने 12 भी नहीं पढ़ाया। जिस दिन मैंने कहा था ना मौलिक अधिकार को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो इन पे चर्चा करेंगे।
मैंने आज की क्लास में तुम्हें स्टार्टिंग में क्या बोला था? मौलिक अधिकार भी पढ़ेंगे और 1 घंटा तक भी पढ़ेंगे, और अनुच्छेद नहीं पढ़ पाएंगे। और आज तक ऐसी तो पढ़ा कि हेडिंग लिखी मौलिक अधिकार, सीधा अनुच्छेद 14 लिखा, बस अनुच्छेद अनुच्छेद रट दिए। बट ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। अब क्वेश्चन आया हुआ है, अभी वीडियो का पेपर डाउनलोड कर लीजिएगा, पटवारी का पेपर देखो, उसमें 301 पूछा गया था। तो ऐसे कौन से मौलिक अधिकार है जो जस्ट इंडियन नागरिक के लिए है ना, क्या बोलेंगे, इंडियन सिटीजन के लिए, वो विदेशियों को? ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19 ऐसा कुछ दे देगा कि निम्न में से कौन सा अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त है, या निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों के लिए ही होता है, या निम्न में से कौन सा अनुच्छेद विदेशी नागरिक और भारतीय नागरिक दोनों के लिए होता है। समझ में आ रही बात आपकी? बाकी जितने अनुच्छेद, अन्य अनुच्छेद में लिख नहीं रहा हूं ना, 14 से लेकर 30 तक मैं सारे अनुच्छेद लिखूंगा। तो ये अन्य अनुच्छेद है, ये भारतीय प्लस विदेशी नागरिक, ये सबके लिए क्या होंगे? मान्य होंगे। मान्य को क्या बोलेंगे? मान्य क्या बोलेंगे, बोलो। अंग्रेजी में क्या बोलूं मैं इसे? कि बाकी सभी अनुच्छेद भारतीय तथा विदेशी नागरिकों के लिए मान्य होंगे। इस अंग्रेजी में क्या बोलूंगा? चलो तुम समझ गए ना, अंग्रेजी छोड़ो, तुम्हें भी नहीं आती, तुम लिखो। समझ, इतनी बात तो कन्फर्म है कि आप लोगों को भी अंग्रेजी ढंग से नहीं आती। अब ये लिखने तो नहीं है ना, बाकी बचे हुए जो भी अनुच्छेद है वो किसके लिए भी है? विदेशी, हमारे लिए तो है ही ना, पर प्लस वो विदेशियों के लिए भी है। मगर जो 15, 16, 19, 29, 30 है वो जस्ट हमारे लिए है। ये बात समझ में आई आप लोगों की? ठीक है। जैसे अनुच्छेद 15 में क्या लिखा है? जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव, ये लिखा है यस और नो, कि भेदभाव नहीं करेंगे। कल मैं गया था ऋषिकेश संडे को, और हम गए थे 84 कुटिया। 84 कुटिया जब आप घूमने जाते हो तो वहां पे 200 रुपए का टिकट कटाना पड़ता है, क्योंकि मैं इंडियन हूं। और अगर आप विदेशी हो तो आप 1200 रुपए का टिकट। तो उसके साथ भेदभाव हो गया। वो विदेशी है तो उसने कितने का टिकट कटाया? 1200। अब मैं इंडियन हूं तो मैंने कितने का टिकट कटाया? 200। तो उसके साथ भेदभाव हो गया कि नहीं हुआ? जबकि भेदभाव करना नहीं था। इसलिए तो अनुच्छेद 15 विदेशियों पर लागू नहीं होता। ये जस्ट किसके लिए? इंडियन के लिए। अब इंडिया में कोई बिहारी है, चाहे कलकत्ता का है, चाहे वो उत्तराखंड गढ़वाली है, चाहे वो ऋषिकेश का ही है, उसने भी 200 दिए। वहां पे कोई भेदभाव नहीं हुआ ना, कि तू ऋषिकेश का है, तू कोलकाता का है, क्योंकि वो इंडियन है। तो इंडियन के साथ कोई भी भेदभाव नहीं। मगर जस्ट तू विदेशी है तो भेदभाव हो तो गया। तो इट मींस ये कुछ अनुच्छेद क्या है जो सिर्फ भारतीयों के लिए, विदेशियों के लिए है कि नहीं है? जैसे अनुच्छेद 16 क्या है? लोक नियोजन की, नौकरी पाने की स्वतंत्रता। तो विदेशी तो नौकरी नहीं पा सकता ना, जबकि विदेशी काबिल भी होगा पर फिर भी उसको नौकरी। तो बाकी इन पे अनुच्छेदों पे मैंने आगे जाके बात तो करनी है जब अनुच्छेद पढ़ाऊंगा, बट मैं आपको प्रूफ दे रहा हूं कि कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जो सिर्फ किसके लिए दोस्तों? भारतीय। बताओ जरा कौन कौन से? 15, 16, 19, 29, 30 ऐसे याद करना है। 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30, इसे ऐसे याद करना, और याद हो भी जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है। 15, 16, 19, 29, 30। ओके। ये किसके लिए मलासी जी? ये विदेशियों को मिल सकते हैं। कई बार आपको 4 अनुच्छेद भी दे देगा कि कौन सा विदेशियों के लिए नहीं है। तो 15 विदेशियों के लिए, 16, 19, 29, 30 ये सिर्फ हमारे लिए। बाकी बचे हुए उनके लिए भी, और हमारे लिए तो होंगे ना, हमारा संविधान है तो, बट ये विदेशियों के लिए भी होंगे। इस बात से आप लोग सहमत है? तो ये भी एक विशेषता तो हो गई। नेक्स्ट, दूसरी विशेषता आप जो लोग लिखने वाले हैं, लिखना मौलिक अधिकारों के हनन होने पर। ये तो सबको पता है ना, फंडामेंटल राइट के हनन होने पर। ये तो मैं परसों भी पढ़ाया था दोस्त। हम कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो ये तो सब बच्चों को अब याद हो गया, बार बार पेपर में भी पूछा जाता है, बट हमें पता है सुप्रीम कोर्ट बड़ा है तो अनुच्छेद क्या होगा? छोटा। और हाई कोर्ट छोटा है तो अनुच्छेद क्या होगा? ठीक है। तो हाई कोर्ट हम कौन से आर्टिकल के तहत जाते हैं? 226। और सुप्रीम कोर्ट 32। 32 अनुच्छेद काफी पेपर में पूछा जाता है, वहां पे रिट्स वगैरह जारी होती है। आने वाले समय में हम उसको पढ़ लेंगे, बट अभी फिलहाल के लिए जब उसका मुद्दा आएगा तब पढ़ेंगे, ठीक है? तो क्या आप डायरेक्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? सामान्यतः नहीं जा सकते दोस्त।
सामान्यतः आप डायरेक्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। एक प्रोसीजर होता है कि पहले आपको सत्रीय न्यायालय जाना पड़ेगा, फिर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे, देन हाई कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट। एक प्रोसेस होता है। बट इफ अगर आपका फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है तो आप डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं? बड़े कोर्ट में जा सकते हैं। आप यहाँ तक कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। तो ये भी एक विशेषता ही है। हाँ जी तनुज भाई, समझ में आ रहा है कुछ क्या होता है सुप्रीम, क्या होता है हाई कोर्ट, पता तो है ना? सुप्रीम कोर्ट कुछ होता है ना? होता तो है। कितने सुप्रीम कोर्ट है हमारे देश में? वही बात करती फिर। कुछ तो बताया दोस्त। तू ये एक सबसे बेस्ट इधर। तो लिखिएगा थर्ड विशेषता। थर्ड विशेषता में आप क्या लिखेंगे? नॉर्मली फंडामेंटल राइट का हम निलंबन नहीं कर सकते। निलंबन बोले तो उन्हें हटा नहीं सकते। फंडामेंटल राइट जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मेरे को मिलेंगे। तो सामान्यतः फंडामेंटल राइट्स को निलंबन नहीं किया जा सकता। बट फिर संविधान में लिखा है कि किया जा सकता है। सामान्यतः फंडामेंटल राइट का निलंबन नहीं किया जा सकता है, बट फिर संविधान में लिखा है कि किया भी जा सकता है। तो उसके लिए कंडीशंस है कि अगर नेशनल इमरजेंसी लग गई तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान फंडामेंटल राइट का निलंबन किया जा। सामान्यतः फंडामेंटल राइट का निलंबन नहीं होगा। जब तक हम जिंदा है तब तक हमें मौलिक अधिकार मिलते रहेंगे। ठीक है। मगर देश में इमरजेंसी लगी है तो तब हम चिल्लाएंगे नहीं कि मेरे अधिकार कहाँ है। जैसे विदेशी आक्रमण हो जाता है तो इमरजेंसी लग जाती है। भारत और चाइना की लड़ाई हो रही है और तुमको नेलांग वैली घूमने जाना है तो आपको नहीं जाने दिया जाएगा। नेलांग को क्या बोलते हैं? उत्तराखंड का लद्दाख। कहाँ है ये? उत्तरकाशी में। तो सामान्यतः हम जा सकते हैं ना लद्दाख, जाते तो मैं तो गया हूं नेलांग। बट अगर युद्ध चल रहा है, इमरजेंसी लगी है और फिर मैं बोल रहा हूँ कि मेरा अधिकार है घूमने का, तो तब नहीं जाने दिया जाएगा। ओके। ये मैं आपको प्रीवियस क्लास में भी पढ़ाया था। फिर यहाँ पे अपवाद भी पढ़ाया था। अनुच्छेद 20 और 21, दोष सिद्धि के रूप में संरक्षण और जीने का अधिकार। ओके, तो ये भी तो विशेषता है ना एक, तो लिख लीजिएगा। केवल राष्ट्रीय आपात, केवल राष्ट्रीय आपात के दौरान ही, केवल राष्ट्रीय आपात के दौरान ही फंडामेंटल राइट्स का निलंबन हो सकता है। क्या सामान्यतः फंडामेंटल राइट को हमसे छीना जा सकता है? नहीं। मगर दोस्त अगर राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसीज लगी है तो किया जा सकता है। बाकी ये चिंता ना करें कि सर राष्ट्रीय आपातकाल बता दो। इमरजेंसीज तीन प्रकार की होती है, आप लोगों को पता है, नेशनल, स्टेट एंड फाइनेंस। और मैं इस पे भी बहुत डिटेल या एक्स्ट्रा फैक्ट वाली बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तो आगे हेडिंग में ही पढ़ाना है, ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है। हम वहां पे पढ़ेंगे भी कब कब किसके द्वारा इमरजेंसीज लगाई गई थी, तो आगे हमको इसको डिटेल में पढ़ना ही। ओके। मगर जब राष्ट्रीय इमरजेंसीज लगेगी तो हमको मौलिक अधिकार तब नहीं मिलेंगे, और वरना हमको मौलिक अधिकार मिलते रहेंगे। और इसका अपवाद हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था, आप बता सकते हैं कौन कौन से? अनुच्छेद याद रख लेना, ये पेपरों में आते हैं ना। अनुच्छेद 20 और 21। मैं क्या बोल रहा हूं कि जब देश में इमरजेंसीज लगती है तो हमारे मौलिक अधिकार हमसे छीन लिए जाते हैं, उनका निलंबन हो जाता है। बट इमरजेंसी के दौरान भी दो ऐसे अनुच्छेद हैं जो हमसे छीने नहीं जाते। तो कौन कौन से अनुच्छेद हमसे नहीं छीने जाते चाहे इमरजेंसी भी लग गई? इस देखो, वैसे तो हमसे कोई भी अनुच्छेद नहीं छीना जा सकता, वैसे तो हमसे कोई भी अनुच्छेद नहीं छीना जा सकता है कि नहीं है? बट इमरजेंसी लगी तो छीने जा सकते हैं। तो कौन इमरजेंसी में भी नहीं छीने जा सकते? 2021। इस बात से आपसे भी सहमत है? अब एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। होमवर्क, होमवर्क बोले तो मतलब अभी बताना है, ऐसा होमवर्क जो अभी बताना है, क्लास वर्क, कि ऐसे किस अनुच्छेद में लिखा है कि इमरजेंसीज के दौरान तुम्हारे मौलिक अधिकार छीने जा सकते? कहीं तो लिखा होगा ना। ये अधिकार ओनली ऑन राष्ट्रपति को है। जो आप ये बोल रहे हैं ना कि इमरजेंसीज के दौरान मौलिक अधिकार छीने जा सकते, आपने यही तो लिखा है, ये तो लिखा आपने। अब मैं यही कह रहा हूं, नॉर्मल तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि इमरजेंसीज के दौरान मौलिक अधिकार छीने जा सकते किसके द्वारा, तो आप कर ही दोगे राष्ट्रपति, कि राष्ट्रपति के पास, क्योंकि इमरजेंसी पावर किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास। हमने एक बार हेडिंग भी पढ़ी होंगी, द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, जहां पे वो अध्यादेश जारी करता है, जहां पे वो किसी की सजा को कम कर देता है, जहां पे वो
इमरजेंसीज लगाता है, जहां पे वो वीटो पावर लगाता है, ये पढ़े ना हमने। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि दोस्तों कि मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार किसके पास है, तो आप क्या बोलेंगे? अभी तो आपको आसान लग रहा है, मगर एग्जाम हॉल में एक ऑप्शन संसद भी आएगा ना, तो आदमी कई बार संसद की ओर चले जाएंगे कि मौलिक अधिकारों को निलंबन पार्लियामेंट कर देगा। और एग्जाम हॉल में दिमाग उतना नहीं चलता जितना क्लासरूम में चलता है। तो आदमी सोचेगा यार पार्लियामेंट ठीक ठाक है, इसे करो। बट मौलिक अधिकार का निलंबन करने का अधिकार किसके पास है? कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम यह है कि बताओ कौन से आर्टिकल में लिखा है? 53 में लिखा है। और कुछ? अब ये बताओ 53 में क्या लिखा है? मैं बोल रहा हूँ 53 में क्या लिखा है, बल 54 में निर्वाचन लिखा है। तुम्हारी मम्मी का नाम क्या है, मेरे पापा का नाम ये है। 53 में लिखा है कि कार्यपालिका का प्रमुख होता हो, तीनों सेनाओं का भी प्रमुख होता हो। मतलब कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। और तीनों सेनाओं का भी प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। बट उसमें तो ये नहीं लिखा है ना कि वो मौलिक अधिकारों को छीन सकता है। ये छीन लेगा भाई ड्यूरिंग इमरजेंसी। ये कौन से आर्टिकल में लिखा गया? ये लिखा है 359 में। कहां पे लिखा गया ये? 359 में। 352 से लेके 360 तक क्या है? इमरजेंसी। 352 से लेके 360 तक हर एक बात किसकी है? इमरजेंसी की। और यहाँ पे इमरजेंसी कोई छीन रहा है कौन? तो तुक्का भी लगाना तो 352 और 360 के बीच लगाना था, अगर ऑप्शन में आ जाता। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं हमने पढ़े नहीं होते, बट चार ऑप्शन सामने दिखते हैं और आदमी सही कर जाता है। इस बात से आप लोग सहमत है कि नहीं है? कई बार ऐसा होता है कि हमने क्वेश्चन पढ़ा नहीं होता है, हमने याद नहीं किया होता है, बट ऑप्शन इस तरीके से आते हैं कि यार आदमी सही जुगाड़ पानी कर लेता है। तो आपको पता है जब बात इमरजेंसी की हो रही है, राष्ट्रपति इमरजेंसी लगा रहा है और राष्ट्रपति इमरजेंसी में मौलिक अधिकारों को छीन रहा है, तो कहीं ना कहीं ये वाला अनुच्छेद भी इमरजेंसी के बीच होना चाहिए। तो 352 और 360 के बीच में क्या पता एक अनुच्छेद है तो ऑप्शन में। बट अब तो तुमने याद कर लिया दोस्त, कहाँ? कोई प्रॉब्लम? तो ये वाली जो बातें लिखी है कि केवल राष्ट्रीय आपात के दौरान ही फंडामेंटल राइट का निलंबन हो सकता है, बाय बाय किसके? राष्ट्रपति। किसके द्वारा मेरे दोस्त? राष्ट्रपति। कल मैंने इस वाली सा की बात बताई थी ना, कहां पे आता है टास्क से पहले देखो, ठीक है। और इस वाली रा की भी मैंने बात करी थी, वो देखो टा ठा डा पे ही लग पाएगा ना। याद आ रहा आपको जब हिंदी पढ़ाई थी? ठीक है। कौन से आर्टिकल में? आज हमने कुछ बहुत सारे अनुच्छेदों की बात भी कर ली है। अनुच्छेद 359 में क्या लिखा है दोस्तों? कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है, पर फिर भी दो अधिकार हमारे कंटिन्यू कैरी रहेंगे, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। इनको नहीं छीन सकते। हाँ कि ना? आई बात समझ में कि नहीं आई? अनुज भाई, आज बात समझ में? आगे बढ़े। कोई पॉइंट जो समझ में नहीं आया? अगली विशेषता देखो। मलासी जी ठीक है ये मामला? कौन सा अनुच्छेद है? और अब 53 तो याद हो गया ना, 53 में भी क्या है? कार्यपालिका का प्रमुख और तीनों सेनाओं का मुख्य। तो कभी 53 आएगा तो वो बोलना है ना। और 54 में कीर्ति ने बता दिया क्या है 54 में? निर्वाचन। 55 में रीतियां और नीतियां होती है उसकी। बाकी जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो उस पर चर्चाएं हम तो करते रहेंगे, है कि नहीं है? राष्ट्रपति भी हमारे सिलेबस का हिस्सा है ना। जब हम संसद को पढ़ेंगे, आप सिलेबस को देखो, सिलेबस में जस्ट लिखा है संसद, उसके अंदर लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैग, दुनिया भर की चीजें लिखी उन्होंने। अब उन पे आने वाले समय में चर्चा कर लेंगे, है ना। फिलहाल अगर मैं राष्ट्रपति पढ़ाने लग जाऊंगा तो फिर ये मुद्दा छूट जाएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अगली विशेषता, क्या फंडामेंटल राइट में संशोधन हो सकता है? फंडामेंटल राइट में संशोधन बताओ, हो सकता है? यस और नो बता दो। क्या फंडामेंटल राइट में संशोधन हो सकता है मलासी जी? हो सकता है कि नहीं हो सकता? तू बता नीलम। हो सकता, अबे हो सकता होगा तभी तो हुआ है, थोड़ी देर पहले तो हो ही गया था संशोधन। इतना भयंकर टेंशन लेने की क्या बात है कि यार गलत तो ना हो जाए। अभी तो हुआ संशोधन, कौन सा वाला? 44। तो इसका मतलब हो सकता है ना, मगर इसके लिए कंडीशन है। अगर फंडामेंटल राइट में संशोधन होगा, अगर मौलिक अधिकारों में संशोधन होगा, तो वो विशेष बहुमत के द्वारा ही होगा, साधारण बहुमत से नहीं होगा। साधारण बहुमत में कितना चाहिए होगा? 1/3, 33%। और इसमें चाहिए होता 2/3, लगभग 66%। तो
मौलिक अधिकारों में संशोधन केवल 2/3 विशेष बहुमत द्वारा ही होता है। मौलिक अधिकारों में संशोधन 1/3 विशेष बहुमत द्वारा हो सकता है। मौलिक अधिकारों में संशोधन 50% के सदस्यों द्वारा हो सकता है, और इनमें से कोई नहीं। ऐसा 4 कथन बना के वो देगा और फिर पूछेगा कौन सा वाला सत्य है कौन सा वाला असत्य है। तो मौलिक अधिकारों में संशोधन हो तो सकता है, बट केवल विशेष बहुमत 2/3 के। तो मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट होगा तो कैसे होगा दोस्त? विशेष बहुमत द्वारा ही होगा। अब विशेष बहुमत में कितने वोट चाहिए होते हैं हम लोगों को? 2/3। कोई दिक्कत किसी को? हो गया? पढ़े तो आपने क्या पढ़ा? मौलिक अधिकारों की विशेषताएं। अब मौलिक अधिकारों की 4 विशेषताएं हमने पढ़ी है। 4 विशेषता क्या पढ़ी है? कि कुछ अधिकार ऐसे जो ओनली ऑन इंडियंस के लिए, क्लियर। पर कुछ अधिकार ऐसे है जो इंडियंस और विदेशी दोनों के लिए है। यहां तक कोई दिक्कत है? दूसरा देखो, मौलिक अधिकार के हनन होने पर हम डायरेक्ट कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। इस वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हमने देखा कि केवल राष्ट्रीय आपात के दौरान ही हमसे मौलिक अधिकार छीने जा सकते हैं, सामान्यतः हमसे मौलिक अधिकार नहीं छीने जा सकते। अगर कोई छीनेगा भी तो कौन? राष्ट्र, उसके अलावा किसी को भी ये हक नहीं है। और कौन सा अनुच्छेद में? 359, 359। एंड द लास्ट, फंडामेंटल राइट में संशोधन हो सकता है? यस हो सकता है, बट विशेष बहुमत के। विशेष बहुमत में कितने चाहिए होते हैं? 2/3, लगभग 66% निकल के आएगा अगर आप परसेंटेज पढ़ोगे तो ना। फिलहाल मैथ्स पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। दिक्कत है यहां तक कुछ? नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, मौलिक अधिकारों की पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि से आप क्या समझते हैं? ये आए कहां से? अब मैंने तुम्हें कहानी बताई थी क्लास के शुरुआत में। स्टार्टिंग कहां से हो रहा है दुनिया में? पहली बार ब्रिटेन से। उसके बाद कहां जाएंगे? फ्रांस। उसके बाद कहां जाएंगे? अमेरिका। तब अमेरिका से हमने खरीदे। खरीदे बोले तो मतलब लिए हैं, है ना। तो कुछ पृष्ठभूमि है ना इसकी, बैकग्राउंड। पृष्ठभूमि का मतलब बैकग्राउंड। तो क्या बैकग्राउंड रहा है इसका वो पढ़ेंगे। क्लियर है? ये टॉपिक ऐसा है कि पेपर में भी आता है, और शायद से ही ग्रुप सी का कोई ऐसा पेपर है जिसमें फंडामेंटल राइट नहीं पूछा गया। कल परसों भी आपका कनिष्ठ का पेपर था, उसमें भी आया था मौलिक अधिकार, उसमें भी था। तो शायद ही कोई ऐसा पेपर होगा जो ग्रुप सी का है और उसमें मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसकी इंपॉर्टेंस ही आप लोगों को पता होनी चाहिए। और जब इसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है तो आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है। और मैं ये गारंटी दे रहा हूं कि अगर जितना आज याद कर लिया ना, मौलिक अधिकार से कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं लिखाया नहीं हूं आपको। जितना है इससे डीप अब कुछ नहीं है, और इससे ज्यादा निचोड़ अब कुछ नहीं है। सब कुछ इतना ही है, बस इसको पढ़ लीजिए। बाकी बहुत खतरनाक ही आएगा तो फिर तब क्या ही बोल सकते हैं, बट फिलहाल के लिए इससे ज्यादा खतरनाक कुछ है नहीं। नेक्स्ट हेडिंग क्या है? बताओ क्या बताया? फंडामेंटल राइट लिख दूं ना इसे? थोड़ा मैं अंग्रेजी माध्यम का छात्र हूं ना, दाल भात वाली अंग्रेजी पढ़ी थी मैंने। जैसे ही चौथा पीरियड लगता था, थाली लेके तैयार। वैसे भी हमें चौथा पीरियड पढ़ाते थे त्यागी गुरुजी, और त्यागी गुरुजी मारते नहीं थे। मैथ्स भले पढ़ाते थे, वो मारते नहीं थे। पर वो मारते नहीं थे तो बच्चे डरते नहीं थे। बच्चे तो उसी को देख के डरते थे जो मारते थे। चौथा पीरियड में हम देखते थे बस घंटी कब बजे। लोगों ने पकड़ी रहती थी कॉपियां किताबें, हमने पकड़े रहते थाली। थाली लेके तैयार। क्योंकि अगर जल्दी जाएंगे लाइन में तो जल्दी खाना मिलेगा, जल्दी खाना मिलेगा तो जल्दी खा पाएंगे, जल्दी खा पाएंगे तो इंटरवल में बाहर घूमने का मौका मिलेगा। ये तो कई बार इंटरवल खत्म हो जाती थी, लाइन में लास्ट लगे रहो तो खाना ही नहीं मिल पाता था, इंटरवल भी खत्म हो गए तो बाहर जाने का मौका नहीं। चलो लिखो इसकी पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि का पहला पॉइंट आप सब लोगों को आता है, मैं नहीं लिखना चाहता बट आप लोग लिखेंगे। दुनिया में पहली बार 1200, अगर हम फंडामेंटल राइट के बैकग्राउंड की बात करेंगे तो वर्ल्ड में पहली बार 1215 में किसको होश आया था? ब्रिटेन को होश आया था। ब्रिटेन के राजा, राजा का नाम क्या था बताओ? दोबारा लिख लेना, ये मत सोचना कि मैंने तो लिख दिया एक बार। वैसे तुम एक बार लिख के याद हो जाता है, पर बात पूछो तो फिर भूल जा तुम, तो दोबारा लिख लेना। मैं नहीं लिख रहा हूँ इसे, पर तुम, मैंने भी लिख ही दिया अब तो ऑलमोस्ट। किंग जॉन तो हिंदी में लिख देता हूँ, किंग जॉन। इसने रिप्रेजेंटेटिव क्या बोला से मलासी जी ने? प्रतिनिधियों से करी थी
बातचीत। अब वहां की जनता को क्या मिले थे? अधिकार। अब वहां की जनता को जो ये महाअधिकार मिले थे, इसी को ही क्या कहा था? मैग्ना कार्टा। ठीक है। मैग्ना कार्टा में सी से आएगा काटा कि के से? मैंने लिखा तो सी था, पर मेरे को डाउट हो गया, मैंने कहा बेइज्जती ना हो जाए। मैग्ने काटा भी नहीं होता ना, मैग्ना काटा। अब मैग्ना काटा वाला लॉजिक तो भूलोगे नहीं ना कभी। कौन से भाग को कहते हैं? तीन को। और क्यों कहते हैं वो भी क्लियर हो गया। पहली बार किसने अपने देश की जनता को अधिकार दिया, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया सिंपल तो? ब्रिटेन। कब दिए तो? राजा कौन था तो? कोई दिक्कत तो नहीं? किंग जॉन। एक किम जोंग युम इन और भी है, नॉर्थ कोरिया का। साउथ कोरिया का? बताओ नॉर्थ कोरिया की राजधानी कहाँ है? पता है आपको? साउथ कोरिया की बता दो। साउथ कोरिया में तो एक इंस्टाग्राम चलाता हूँ, एक लड़का है बागेश्वर साइड का, भंडारी करके, बागेश्वर का, ये पौड़ी का हूँ। वो ब्लॉग बनाता रहता हूँ। देखा नहीं है तुमने? देखो बड़े बड़े घुंघराले बाल उसका। कोटदार का हो? हाँ, सीनियर तेरा हो। देख घुंघराले घुंघराले बाल उसका, भंडारी है ना कुछ करके। ये तो, उसको तो कुछ पता ही नहीं रहता उसे तो, ऐसे यार मैं फालतू का पड़ा उसे। मैंने एक बार बोला कि कोटदार में एक लड़का है जिसको वो भी मिला है, गिनीज बुक कुछ करके रिकॉर्ड मिला है। हाँ वो भी नहीं पता था उसे। अच्छा ये भी हमारे स्कूल में पढ़ा था? अबे भाई, इसने पढ़ती नहीं थी ना तू? कहाँ पुलिंडा की बीएल रोड? चलो भाई आ जाए, आज घूमने चलते हैं। नहीं तो मोमो खाने चलते। कहाँ क्लास से आ रहे हो? तो था एक कोटदार का जिसको क्या मिला है, गिनीज बुक है ना वो, कि लिम्का बुक है, कुछ तो बुक है वो, गिनीज बुक है वो। उसने अंगूर खाए थे पैर से, 1 मिनट में 72 अंगूर, वो भी पैर से। गाड़ी घाट में रहता है, उसका नाम है फैज कैप, कैप अली ऐसा करके नाम है उसका। मुसलमान है, अभी वो दुबई में रहता है। मैं तो बुक पढ़ रहा था, बल कोटद्वार के एक इसको भी मिला, मैंने कहा कौन है। फिर उस समय वर्तिका आती थी पढ़ने के लिए। वर्तिका को जानते हो आप? मेरे को लग रहा है चश्मे का नंबर थोड़ा खराब हो, उसे ऊपर रखूं? हाँ ऐसे रखो। यहाँ पे मोबाइल रख दो, रस्सी में मोबाइल रख दो बस। अपना मोबाइल रख दो रस्सी में बस, ठीक हो जाएगा। और दूसरा क्या बोला एसजीआरआर का भी हमने? एक तो अंगूर वाला, एक भंडारी की बात कर रहा था ना मैं, तो भी सीओ ही रहते। चलो ठीक है। ऐसा तो ना मैंने पूरी क्लास रिकॉर्ड कर दे, कुछ नहीं आया होगा उसमें। बाद में वीडियो में ऐसा आ रहा है कि कोई आदमी बोल रहा है इधर घूम रहा है इधर घूम रहा है, आवाज कहाँ है? तो भाई प्रैंक ही कर दिया मैं तो, फिर तो कैमरा उधर है। हे भगवान, क्या ही बोलूं। चलो नेक्स्ट लिखिएगा आप। ब्रिटेन के बाद कहाँ जाना था मैं? फ्रांस। लिखिएगा डेट, लिखिएगा 1789। 1789 में फ्रांस की। मैं भले आपको मौलिक अधिकार पॉलिटी पढ़ा रहा हूं, बट मैंने आप में से आधे से ज्यादा जनता को वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ाई है। अब मेरे को तो ये भी लगता है कि पॉलिटी के बाद एक बार वर्ल्ड हिस्ट्री भी बोल देना आप लोग। ठीक है। मैं आप लोगों से पूछता हूँ आप क्या पढ़ना चाहते हो? अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री बोलोगे तो अच्छा रहेगा। वर्ल्ड हिस्ट्री छुटकू सा टॉपिक है, मतलब छुटका सा सिलेबस है उसका, बट वहां से एक आधा नंबर टपकता है पेपर में। ये है। पिछली बार भी आया था ना बोस्टन टी पार्टी वाला, कुछ आया था। एक बार बास्तिल का दुर्ग पूछा गया था, और फ्रांस की क्रांति बोलते भी उसी को है। 1789 में उन्होंने बास्तिल का दुर्ग तोड़ दिया था। मैंने कहानी बताई थी आप लोगों को देव मंदिर में जब पढ़ाया था ना, याद आ रहा होगा। तो 1290 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। एग्जैक्ट डेट भी है इसकी। बहुत बढ़िया मलासी जी, कब है? 14 जुलाई को। इस दिन वहां की जनता ने अपने अधिकारों के हनन होने पर बास्तिल का दुर्ग तोड़ दिया था। और वहां का जो राजा होता था उसे लिए लुई शब्द यूज किया जाता है, और उसका नाम था लुई 16वां। ये क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है कि जब फ्रांस की क्रांति हुई थी, दैट टाइम वहां का किंग कौन था? तो लुई 16। और वहां के लोगों ने लुई 16 को ही निपटा दिया। जनता ने राजा को ही निपटा दिया। उसकी वाइफ भी बहुत तकड़ी थी, रानी थी जो। लोग भुखमरी से मर रहे थे वो। हाँ, उसके भी बहुत कांड थे, तो हम लोग कहानी जब पढ़ेंगे तो उसको सुनेंगे।
लोगों के खाने के लिए कुछ नहीं है, वो बोलती थी ब्रेड खाओ, रोटी नहीं है तो तो बड़ा सीन था। तो 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, और यहां पर जनता ने क्या किया था? अधिकारों के हनन होने पर किसको, लुई 16 की हत्या कर दी थी, अपने ही किंग की। उन्होंने इसी का निपटारा कर दिया था। किसका? लुई 16 का। फांसी दे दी गई थी लुई 16 को। तो क्वेश्चन आएगा, फ्रांस की क्रांति के दौरान कौन है वहां का सम्राट? लुई 16। क्लियर है इतनी सी बातें? कोई दिक्कत? पक्का? और क्यों? मौलिक अधिकारों के, मौलिक अधिकारों के हनन होने पर, मौलिक अधिकारों के हनन होने पर। तो मौलिक अधिकारों के हनन होने पर फ्रांस की जनता ने अपने किंग लुई 16 को फांसी के तख्ते पर लटका दिया था। ओके। और फ्रांस की क्रांति का मेन रीजन ये भी है, वैसे आप लोग इस बात से सहमत होंगे, बड़े सीनियर हो आप लोग, कि क्रांति एक ही कारण से तो नहीं होती है। हमारे यहाँ भी 1857 का रिवोल्ट हुआ था, तो एक ही रीजन तो नहीं था, दुनिया भर के रीजन होते तब कोई क्रांति होती है। तो फ्रांस की क्रांति के बहुत सारे कारण है। उनमें से एक कारण ये भी था कि वहां के जनता जनता के पास अपने कुछ भी अधिकार नहीं थे, तो वो लोग बोल रहे थे कि कुछ तो अधिकार हमको भी दो, सारे अधिकार राजा के पास रहेंगे तो ये बात भी उचित नहीं है। इसीलिए उन्होंने बास्तिल का दुर्ग तोड़ा था, वहां जितने भी कैद किए गए थे उनको आजाद कर दिया गया था, राजा को पकड़ा और राजा को फांसी पे लटका दिया था। उसके बाद वहां नेपोलियन बोनापार्ट का उदय होता है और सब कुछ संभाल। ठीक है। टाइम काफी ज्यादा हो गया है, थोड़ा हिंदी भी पढ़नी है, तो इसको यहीं पे करते हैं समाप्त। कोई दिक्कत? एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं क्या बातें आप लोगों को याद हुई है, और हम उसको देखते हैं। हमने शुरू यहां से किया था आज की क्लास, तो ये तो हमको याद ही हो गया होगा, B.R. अम्बेडकर पहली बार कहां से चुन के गए थे? वेस्ट बंगाल। कोशिश करेंगे कि अब कॉपी नहीं देखेंगे, अब तो खत्म ही हो गया है, आपके दिमाग में कितना मेमोराइज हुआ है उसको देखेंगे, उसी को चेक करेंगे, बाकी पढ़ने का मौका आपको घर पे मिलेगा। उसके बाद संविधान में कुल कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? 284। उसमें से पहला नेहरू और आखिरी राजेंद्र प्रसाद। फिर हमने बोला था लिखने वाला कौन है? रायजादा साहब, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने पैसे नहीं लिए थे। ठीक है। देन हमने देखा था कितना टाइम लगा था, 2 साल 11 महीने और 18 दिन। पैसे कितने लगे थे? नॉर्मल अप्रोक्सीमेटली आप 64 बोल सकते हैं, बट 63। ठीक है, ये याद रख लेना। ठीक है, 63 96 729। ठीक है। फिर हमने शुरुआत करी थी फंडामेंटल राइट की। हमने फंडामेंटल राइट के बारे में सारी चीजें पढ़ी थी। तो क्या है, कहाँ यही है ना, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक था, और भाग थर्ड में है। स्रोत क्या है इसका? USA में है, और इसको मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्यों कहते हैं वो बात अब तो अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ओके। फिर हमने देखा कि मूल संविधान में कितने थे भाई? 7 थे। अभी कितने हो गए भाई? 6। एक हटाया गया भाई संपत्ति का, कब? 78 में। कौन सा अमेंडमेंट? 44वां अमेंडमेंट। पहले था तो कहां था? 1931 में। अब है तो कहां है? 300 में। पहले कौन से पार्ट में था? थर्ड में। अब कौन से पार्ट में? 12 में है। अब 17 20 बोल रहे थे ना, अब मत बोलना, कौन से में है? 12 में। पहले कैसा अधिकार था? मौलिक अधिकार। अब कैसा अधिकार है? तो विधिक। विधिक या कानूनी? विधि का मतलब ही कानून होता। फंडामेंटल राइट की कुछ विशेषताएं थी। तो पहला विशेषता, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुछ फंडामेंटल राइट ऐसे जो सिर्फ हमारे लिए। कौन कौन से? 15 16 19 29 30। ये याद कर लेना, एक दो बार रिवाइज करना। 15 16 19 29 30, 15 16 19 29 30। ये किसके लिए? जस्ट इंडियंस के लिए। यहाँ पे भेदभाव हो जाता है विदेशियों के साथ, बट बाकियों में विदेशी और इंडियन किसी के साथ भी सेम ही सेम ट्रीट किया जाएगा। ओके। दूसरा, हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं 32 के तहत, हाई कोर्ट जा सकते हैं 226 के तहत। बाकी ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय आपात के दौरान मौलिक अधिकार छीन लिए जाते। किसके द्वारा? पावर्स किसके पास है? राष्ट्रपति। कौन सा आर्टिकल? 359। दो ऐसे तब भी नहीं छीने जाते, 20 और 21। फंडामेंटल राइट की पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि हमने 1215 पढ़ लिया, और फ्रांस की क्रांति पढ़ ली। फ्रांस की क्रांति को याद भी इसलिए करना है क्योंकि हमारे सिलेबस का वर्ल्ड हिस्ट्री में भी ये हिस्सा है। जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तब तो इस पर चर्चा करेंगे। अभी तो मैं जस्ट इतनी बात कर रहा हूं कि ब्रिटेन के लोगों को भी अधिकार मिल चुके हैं, फ्रांस के लोगों को भी अधिकार मिल चुके हैं, और इसके बाद किसको मिलेंगे अधिकार? अमेरिका को, और तब हमारी बारी आ जाए। ओके, तो वो कल की क्लास में कैरी करेंगे। आज इतने ही। कोई दिक्कत किसी को?